चलिए, मैं आपके साथ आज जुड़ा, ये मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि मैं कॉलेज एजुकेशन की उस नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। कॉलेज एजुकेशन की उन चेहरों को देख पा रहा हूँ जो भविष्य में कॉलेज एजुकेशन को अपनी सेवाएं देंगे। सिलेक्शन का अपना एक तरीका होता है, मैं इस पर कोई प्रश्न नहीं करूँगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं केवल राजस्थान में नहीं है, हर जगह पर व्यवस्थाएं हैं अपनी। पर आप में से जो लोग कॉलेज एजुकेशन में, अभी भी बहुत सारे लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में या कहीं और पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग स्कूल एजुकेशन में पढ़ा रहे होंगे, कुछ स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर होंगे, तो कहीं ना कहीं आप टीचिंग लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसमें ये खोलो। इंटरव्यू, ये पार्ट 2 नहीं, ये वाला खोलना है। तो हम ये पहली बात तो ये बात करें कि हम ये सब मान लें कि आप सब ने, जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, तो आप सब इस पद के योग्य हैं। पद संख्या कम है, कई जगह हरियाणा में भी पता चला 350 से ज़्यादा वैकेंसीज कॉलेज लेक्चरर की आई, लगभग 350, 300 से प्लस हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज एमपी गवर्नमेंट ने निकालनी थी और वहाँ पहली बार मैंने किसी स्टेट में देखा कि लड़कियों के लिए 50% हर कैटेगरी में सीट रिजर्व है। ये मैंने पहली बार देखा। तो वहाँ पर एमपी में भी काफ़ी जगह आई, राजस्थान में भी आई। आप लोग भाग्यशाली हैं कि जब आपके सिलेक्शंस हो रहे हैं तो आपको आपके साथ कभी पोस्ट आती हैं 100, कभी 60, कभी 80। जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था पोस्ट आती थी 12, पोस्ट आती थी 8, उनमें आपको सिलेक्शन होना है। और ये न माने कि बेरोजगारी या ये समस्या अभी है, ये हर युग में रही है। जब 12 थी तो 12 की तुलना में लोगों की संख्या देखी जाती थी, आज अगर 100 आती है तो 100 की तुलना में लोगों की संख्या देखी जाती है। मुझे वो देंगे कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्या सिस्टम है, तो कैसे करेंगे? हाँ, नेक्स्ट मुझे बता दो यहाँ से ना। ओके, आई विल डू दैट। जैसे मेरा एक छोटा सा परिचय इन्होंने दिया था, तो वो कॉलेज आयुक्तालय जो लिखा था वो मेरे लिए अब 1.5 साल पुरानी बात हो गई। एक ये जिंदगी में आप कहीं पे भी रहें, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में आप कहीं पे भी रहें, किसी भी सेवा में रहें, निजी में या सरकारी में, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैलरी को मत देखिए खाली, सैलरी के अलावा आपका स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसके साथ जीते हैं, तो अगर आप शिद्दत के साथ काम करते हैं, किसी भी संस्था में करें, आपको ये निश्चित मानिए कि ईश्वरीय शक्ति में इतना दम है कि अगर आप किसी की नज़र में चढ़ जाते हैं कि ये बहुत अच्छे काम करने वाले हैं या बहुत अच्छे वर्कर है, अच्छी या अच्छा, उसको ले जाने के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं कि इनको कहीं ले जाना है। जैसे मुझे सागर जाना मेरा महज एक इत्तेफाक नहीं है, मेरे पीछे करीब 15 साल से मेरे लिए कुछ लोग काम कर रहे थे जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, और उनका ये मिशन था कि किसी तरह विनोद को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेस इनको मिलना चाहिए जितना ये काम कर रहे हैं। तो ये ईश्वरीय वरदान ही है कि मुझे ईश्वर वहाँ लेकर गए, वरना मैं यहाँ से रिटायर होने वाला था। और रिटायरमेंट के जस्ट पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचा, जहां मुझे 6 साल मेरी नौकरी में और बढ़ गए। तो ये एक ईश्वर का आशीर्वाद था। तो मैं आपसे एक मैसेज जो देना चाहता हूँ सबसे पहला, कि अपनी शिद्दत से आप मेहनत करके काम करिएगा, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी काम में कोताही कर रहे हैं, कहीं पर भी, जहां पर भी आप सेवा दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, कहीं पर भी दे रहे हैं, निश्चित मानिए उसका हिसाब आपसे ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ले लेता है। जब आपके सामने थाली आ जाती है और वो खाना आपको ना मिले, ये वही प्रतिफल है कि जहां आपने कहीं कुछ गड़बड़ की थी, उस गड़बड़ को ईश्वर इस रूप में आपके सामने ले आता है। लेकिन आपकी अच्छी मेहनत का फल ये भी है कि थाली किसी और के लिए आई थी और वो आपको खाने को मिल गई। तो ये वही फल है जो आपको आपके एक अच्छे सेवा का आपको फल मिलता है। ये सामान्य सी बातें जो मैं अपने सारे उनको कहता हूँ कि आप अपनी वर्क को शिद्दत से करिए। चलिए, हम जब इंटरव्यू की बात करें और हमने जब यहाँ आपकी देखिए स्थिति कुछ इस तरह होगी, उस समय 2 तोते बैठे होंगे, दोनों इंसान होंगे, एक आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है, आपको उसका जवाब देना है, कोई इसमें नयापन नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं
और आपने भूगोल की बहुत सारी चीज़ों को रट कर गए, बहुत सारी जगह को रट कर गए। अब उसका सवाल आपसे शुरू होता है, ये पहले किंवदंती होती थी कि वो इंटरव्यू में गया था, उससे पूछा था कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए हो, आज फलाने, ये सब ये बकवास है, इनको कोई नहीं पूछता है इंटरव्यू बोर्ड में। क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड्स में आज दिनांक तक बैठा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड में भी मैं रहा हूँ, दूसरी पीएससीज में भी, दूसरे स्टेट में भी मैं रहा हूँ, और कई जगह मुझे मौका मिला। ये सब कोई नहीं करता है, क्योंकि आजकल आपका टैलेंट देखना है। मैं जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, उस पोस्ट के लिए ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है, मुझे आपकी योग्यता देखनी है। लेकिन योग्यता में केवल विषय शामिल नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें योग्यता में और क्या क्या चीजें आएंगी, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ये कि आपका इंटरव्यू क्यों हो रहा है। आप में से कोई जवाब देंगे कि इंटरव्यू क्यों। मैं ये थोड़ा सा आपको 2 वे सेशन रखना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में आप जो कह रहे हैं, हो सकता है वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप कुछ और सोच के बैठे हैं और मैं कुछ और कहना चाहता हूं, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एनीबडी, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? यस। ये 2 चीजें इन्होंने कही थी, एक तो आपकी नॉलेज मतलब कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, और एक दूसरा ये है कि आपको ये परिस्थितियां आ जाएं तो उसको आप कैसे चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे। यूजुअली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ परिस्थिति जन्य सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि एक बार मुझे भी किसी ऐसे बोर्ड में सौभाग्य मिला था, और जब मैं गया तो मैंने ही कहा था कि सपोज करिए आप एसडीएम आप डेप्यूट कर दिए गए हैं, और अचानक 2 स्थितियां एक साथ आपके साथ आती हैं। एक जगह कहीं एक मर्डर हो गया है एक टीनेज बच्चे का, और आपके पास सूचना आती है, और एक जगह किसी स्कूल में आग लग गई है, और वहाँ घटना, आप एसडीएम में उस तहसील के मालिक हैं, तो आपको दोनों में से किस स्थिति को आप और प्रायोरिटी से हैंडल करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। तो ये परिस्थिति जन चैलेंज उस तरह के आते हैं। यूजुअली कॉलेज लेक्चरशिप में चैलेंज की प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाती है। आपने बात तो चैलेंज की बिल्कुल ठीक की है, वो मेरे पार्ट पर भी आएगा, लेकिन चैलेंज की प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाएगी। वहां पर भी चैलेंज है, लेकिन आपसे चलिए 2 बात निकल कर है। और कोई आइडिया इनके अलावा का इंटरव्यू क्यों होता है? नमस्कार। बेस्ट सूटेड पर्सन है कि नहीं है। एक्चुअली यहाँ आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन उसकी जगह बैठना, जैसे आज आप में से कोई भी, अगर मैं उम्मीद करूं कि आप मेरी जगह ले लेंगे, आप एक टीचर की पोस्ट भर देंगे, लेकिन जो इंटरव्यूअर बैठा होता है वो वेल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उस तक आप लोगों को आने में अभी और 25-27 साल 30 साल का समय लगता है। वो ये मान, लेकिन आपकी बात में से ये आता है कि बेस्ट सूटेड है कि नहीं है, जिनको भी वो ले रहा है उनमें से सबसे अच्छी क्षमता किसकी है, ये बेस्ट सूटेड पर्सन का आता है। यस, एनीबडी मोर? देखिए, अब जो कॉलेज एजुकेशन के इंटरव्यू होते हैं, इवन स्कूल एजुकेशन में भी केवल आपकी सब्जेक्ट नॉलेज या आप कोई ऐसी परिस्थिति जन्य में निर्णय क्या लेंगे, यहाँ तक सीमित नहीं है। आपसे एनईपी को यदि आपने पढ़ा है, पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं, बाद में शायद मुझे याद ना रहे, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि एनईपी की फुल फॉर्म क्या है, और अधिकांश बच्चे गलतियां कर जाते हैं। वो कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बेसिकली जब तक ये ड्राफ्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, घोषणा नहीं हुई थी, तब तक ये एनईपी कहलाती थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड नाउ इट इज नेम्ड एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि अभी हमारे इंटरव्यू में भी हुआ, जब हमने पूछा अच्छा आप तो कुछ नहीं आता है तो एनईपी की फुल फॉर्म बताइए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बोले न्यू है या कुछ और वर्ड है। तो मैं आपको जस्ट ये, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको ना आता है तो नोट कर लें कि इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपसे एक सवाल और हो सकता है कि इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो उसके लिए भी आपको ये ईयर याद होना चाहिए कि इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी तब थी जिसमें कुछ अमेंडमेंट 90s में किए गए थे, और वो सब, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इन पे ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं होगी। चलिए मैं बिना टाइम गंवाए मैं अपनी बात बता दूं कि ये आपसे कुछ 6 आपसे क्राइटेरिया है जिसके लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आपसे क्रिएटिविटी पे भी बात की जाएगी। आपसे केवल ये नहीं पूछा जाएगा कि विषय में आपको क्या किया है या कितना पढ़कर आए हो। आपसे बात ये भी होगी कि आपको यदि कॉलेज लेक्चरर बना दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि हायर एजुकेशन में क्या सुधारों की आवश्यकता है। अगर आवाज अगर गूंज रही हो तो थोड़ा सा इसका बास कम कर दीजिएगा, अगर अगर ठीक आ रही तो ओके, देन फाइन।
आपसे क्रिएटिविटी में बात की, मैं एक एक करके आऊंगा, लेकिन इंटरव्यू के 6 पर्पज होते हैं। मैं केवल ये नहीं देख रहा हूं कि किसको विषय अच्छा आता है, हो सकता है जिसको विषय अच्छा आता हो उसे पढ़ाना नहीं आता हो। आपका इंटरव्यू जब चलता है दोस्तों, तो होता यह है कि आपको 6-7 मिनट अगर आप पार कर रहे हैं तो ये निश्चित मानिए कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। आपको थोड़ा रोका जा रहा है, इसका मतलब आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको और अच्छा एग्जामिन करना चाहते हैं। और एग्जामिन की लास्ट फेज जब आती है, जब आपसे अगर ये कह दिया जाएगा अच्छा एक बार बोर्ड पर पढ़ा के बताइए, इसका मतलब आप उस लेवल तक पहुंचे हैं जहां एग्जामिनर्स जो बैठे थे, इंटरव्यूअर्स जो बैठे थे आपके, वो आपकी यानी आपके कंटेंट स्किल्स, कंटेंट नॉलेज से सेटिस्फाई हुए हैं, तभी बोर्ड पे भेजा जाता है। वरना शुरुआत में आपको बोर्ड पे भेज रहे हैं तो वो केवल खाना पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो आपकी 6 स्किल्स देखते समय, ये इंटरव्यू के लिए जो स्किल्स देखी जाती है, वो इंटरव्यू में ये 6 कंटेंट या 6 क्राइटेरिया आपके लिए रखे जाते हैं। पहला क्राइटेरिया जो हमें अक्सर पता है कि हम हमारी सब्जेक्ट नॉलेज देखेंगे, तो मैं आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पे भी बात करूंगा। एंड आई अश्योर यू कि बहुत सारे सवाल सब्जेक्ट में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक नहीं छुआ होगा, और दुआ करें कि मेरे जैसा कोई एग्जामिनर ना बैठा हो, वरना आप जिस पेपर में कहेंगे मैं उस पेपर पे आपको ये बताऊंगा कि आपने ये तैयारी ढंग से नहीं की है। क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना, केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम बात करेंगे, तो हम एक एक करके बात ले लें इसमें करके। सबसे पहले ज्ञान की जांच की बात अगर हम कर रहे हैं, और अगर मैं थोड़ा सा कोई अगर आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं तो मुझे रोक देना। मेरे पास दूसरी स्लाइड, दूसरी एक फाइल और है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं उस पर चालू हो जाऊंगा। पर मुझे लगा इंटरव्यू के लिए ये सारी चीजें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे कुछ और ऐसी बातें भी करूंगा जो सामान्य सी आपको लगेगी, लेकिन आपको फिर मेरी स्लाइड में आएगा कि ये कोई महत्व नहीं रखती है। आपकी सूरत, आपने कौन से ब्रांड्स के कपड़े पहने, आप किसके शूज पहन कर गए हैं, आपने चोटी बांधी नी बांधी, आपने साड़ी पहनी, क्योंकि इंटरव्यू में किसी ने कह दिया था साड़ी पहन के जाना, तो हम जबरदस्ती साड़ी पहन के गए हैं। कभी हमें साड़ी बांधना आया नहीं, उस दिन साड़ी पहन ली। नो नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड, मैंने जो 6 क्राइटेरिया बताए थे, जब आपका असेसमेंट होगा तो उन पे आपका असेसमेंट हो रहा होगा। आप जो मर्जी ऑड कपड़े मत पहनिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए जो हमारी संस्कृति के थोड़ा सा अलग हट के दिखते हो। वहां पर एग्जामिनर्स का माथा ठनक जाएगा कि इनके तो अभी से हाल है, ये पता नहीं कॉलेज में जाकर क्या करेंगे, हुसोएवर, मेल और फीमेल। तो इसलिए वहां ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सब बहुत अच्छा चलेगा। तो ये चलिए ज्ञान की जांच पे जब हम बात करते हैं, कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपको विषय कितना आता है, ये जरूरी नहीं है आपसे कि आपने कि तो आपसे वहां पर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब मैं सेकंड जगह जाऊंगा, सेकंड पार्ट पे जब बात करूंगा, तो एक सवाल आता है आपसे कि आपने क्या तैयार किया है, आपने क्या तैयारी की है, और आपका जवाब होता है, बहुत अच्छे कुछ जवाब आते हैं जिन पे अपन चलेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपको विषय कितना आता है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको विषय कितनी गहनता से आता है। आप जो भी कंटेंट तैयार करें इंटरव्यू के लिए, जो भी तैयार करके जाएं, उसमें डेप्थ इतना देख लीजिए कि वो डेप्थ आपको आनी चाहिए। आपसे कुछ सवाल आड़े तिरछे कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो आड़े तिरछे सवालों का जवाब तब आएगा जब आपने को पढ़ा होगा। और केवल पढ़ना नहीं होता है, उसको समझना होता है। आप ये मानिए कि कभी आप अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को लेक्चर दीजिए। आपने जो भी कंटेंट, आपको पृथ्वी की उत्पत्ति में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री होकर खड़े हो जाइए और दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को पढ़ाइए कि आप पृथ्वी की उत्पत्ति समझा रहे हैं। आप खुद अटकने लगें तो समझिए कि आपने तैयारी नहीं की है, और ये आपका सबसे अच्छा तरीका। यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, आप खुद अपने आप के मास्टर हैं। तो वो आप तैयारी करेंगे। यहां पर इसमें अगर हम आगे चलें, आपने विषय जितना पढ़ा, क्या आपका उसमें परफेक्शन है? किसी को ये हो कि नहीं, नहीं सर मैंने परफेक्शन है, मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है, 100% मान लिया आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू आर हैविंग द परफेक्शन इन द सब्जेक्ट, इन द कंटेंट। सब्जेक्ट्स में, कंटेंट में परफेक्शन यदि आपका नहीं है तो प्लीज एंड प्लीज, अभी आपका बहुत टाइम बचा है इंटरव्यू की डेट्स में, आप अपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना। कोई नहीं कहता है कि नेट में 16 पेपर होते हैं तो 16 पेपर को आप वापस गो थ्रू कर दीजिए, कोई नहीं कहता है। आपसे 16 पेपर पे कोई बात नहीं करेगा आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो बड़ा दयालु होता है, वो आपसे करेगा सवाल, और 99.99% सवाल आपसे यही किया जाएगा, आपने जो तैयार किया है वो बताइए, मैं उसी में से बात करेंगे।
आपने क्या तैयार किया, कौन सा पेपर तैयार किया है, आपने उस पर बात करेंगे। तो आपको जब ऑप्शन मिल रहा है तो आप अपने ऑप्शंस की तैयारी पहले से करके जाइए, आप पहले से तैयारी कर लीजिए उनकी। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके ज्ञान की परख के लिए आपको विकल्प देना परीक्षक की विनम्रता है। वो आपसे ऑप्शन दे रहा है, आपने क्या तैयार किया है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में से इसमें से पूछ लीजिएगा, नो। आपका असेसमेंट होलिस्टिक होना है, पूरे सब्जेक्ट्स पे होना है। लेकिन आपसे जब वो ये कह रहा है तो वो ये मान लेता है कि सारे पेपर्स किसी को तैयार नहीं होते। जब आप कॉलेज एजुकेशन में आ जाएंगे और जब आप अपना कैरियर फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। स्पेशलाइजेशन वही है जो आपको बहुत अच्छा लगता था, जिसको आप तैयार कर रहे थे। तो हम ये मानते हैं, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं हम ये मानते हैं कि ऑल 16 पेपर्स कोई भी पढ़कर नहीं आएगा, लेकिन 2 3 4 तो आते होंगे भाई। वो 2 3 4 में तो के नाम बताओ। अगर हम ये कहें कुछ भी पूछ लो तो ये आप समझ निश्चित मानिए आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। कुछ भी पूछ लो का कोई अर्थ ही नहीं होता है। कुछ भी का मतलब ऑल 16 आपने तैयार किए, नहीं किए तो फिर आप हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं। आप वो बताओ जो आपने तैयार किए। एनीवे, तो ये एक जो छोटी सी बात आती है, आपने विषय कितना समझा और कैसे समझाया, ये बहुत मैटर करता है। वहां आपको समझाने वाली बात आ रही है, आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। आपसे एक सिंपल सी बात की थी, भूकंप क्यों आता है। अब भूकंप क्यों आता है पर आपने पूरा निबंध पढ़ा। आपसे तो इतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं है, उनसे आपको 6 7 8 10 सवाल करने हैं उनको आपसे, और केवल आप ही के लिए नहीं बैठे। तो डोंट जस्ट स्पेल द एन एसे ऑन एनी टॉपिक। भूकंप क्यों आता है, आपको उसका बहुत शॉर्ट में आंसर बताना है। अगर आप कभी मुझे परमिट करेंगे और मुझसे अगर ये पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जस्ट विद इन ए लाइन, हार्डली 2 लाइन में मैं इसका आंसर बताऊंगा भूकंप क्यों उत्पन्न होते हैं। भूकंप पे इससे ज्यादा नहीं होता है। फिर भूकंप पे डिटेल पूछें आपसे और हम बता रहे हैं भूकंप क्यों आता है। हम कहते हैं भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, आंतरिक हलचल के कारण भूकंप आता है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं था कि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, पी वेव एस वेव, ये कहाँ से आ गया भाई। तो इसलिए आपके ज्ञान की परीक्षा के लिए, ज्ञान की जांच के लिए आपको सबसे अच्छा ये करना है कि आपने विषय कितना समझा और कैसे समझाया, ये मैटर करता है। यहां पर आइए, विषय को केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उसकी बारीकियों को समझना आवश्यक है। स्पेशली मैं, शायद आप में से कोई ऐसे साथी होंगे, ऐसे दोस्त यहाँ बैठे होंगे जो ये कहते हैं कि मुझे फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे को बात नहीं करनी है, या फिजिकल मुझे नहीं आती है। मेरे ख्याल से हर भूगोलवेत्ता की आत्मा फिजिकल ज्योग्राफी में बैठी हुई है। आप में से जब आप ज्वाइन करेंगे और गलती से आपके हेड ने या सीनियर ने पूछ लिया कि अच्छा मैडम या सर आप कौन सा पेपर पढ़ाना पसंद करेंगे, सर फिजिकल, और पता है आप मायूस तब होंगे जब आपको वहां पर जवाब मिलेगा सर फिजिकल तो पहले से सर वो 10 साल से 12 साल से वो सर पढ़ा रहे हैं या 20 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब फिजिकल खाली नहीं है। आपके हिस्से में वही पेपर आएंगे जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे, वो पेपर आपके हिस्से में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बारीकियां समझनी है सब्जेक्ट की। मैं आपको ये केवल कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये अभी केवल सेशन कर रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। सेकंड सेशन में मैं बात करूंगा कि बारीकियां होती क्या है, और आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा यदि आप में से कोई जवाब देगा, तो नहीं तो फिर जवाब भी मैं बता रहा हूँ उन सवालों की, ताकि आपको विषय को ऐसे पढ़ना है। अभी तक आपने विषय पढ़ा था एक रिटन एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अब आपको विषय पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, और दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यहां पर आपका प्रत्युत्तर, जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप क्यों आते हैं, और आप क्या कह रहे हैं भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, भूकंप का एक छाया क्षेत्र बनता है। आपसे तो पूछा ही नहीं था। तो यहां पर आपको क्या कहा है, आपका प्रत्युत्तर संक्षिप्त एवं सटीक होना चाहिए। जितना पूछा है उतने का जवाब दीजिए, ताकि आपने अगर सटीक जवाब दिया तो एग्जामिनर आपसे दूसरा सवाल करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है अच्छा इसने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्योंकि आपको और ज्यादा एसेस करना चाहता है। अगर आप पहले में ये अपन कहते हैं गुल्ली डंडा, अगर गुल्ली डंडा खिलाना शुरू कर दिया हमने कि हम वो कुछ पूछ रहा है, हम बहुत बोल रहे हैं, निश्चित मानिए 5 से 6वें मिनट पे आपको थैंक यू कहा जाएगा कि थैंक यू, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और निश्चित मान लीजिए अगर ये 5-6 मिनट में विदाई हो रही है तो हम उस लिस्ट से बाहर हो गए। हमें कोशिश करनी है कि उस लिस्ट में बैठना है। एग्जामिनर को इस लेवल तक होना चाहिए आपका इंटरव्यू, वो मजबूर हो जाए
कि इस कैंडिडेट को अगर छोड़ा जा रहा है, डिस्कशन होता है आपके निकलने के बाद में, पूरा बोर्ड डिस्कस करता है अच्छा, क्योंकि आपको कुछ कोड मार्क्स आपके दे देंगे इंटरव्यू में। जब कोड मार्क्स दिए जाएंगे तो फिर डिस्कशन होता है, बताइए, तो चेयरमैन कहेंगे भाई ये कैंडिडेट थोड़ा ठीक लग रहा था, एक्सपर्ट कहेंगे नहीं ये भी अच्छा है, आप इसका देखिए मैंने इसको इतने मार्क्स दे रखे हैं। तो वहाँ डिस्कशन में आपका अगर चर्चा हो रही है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है और वही आपकी सफलता भी है। लेकिन सफलता ऐसे नहीं आती, खाली पढ़ने से नहीं आएगी, आपको प्रिपेयर करना है। जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही प्रत्युत्तर देना आपसे अपेक्षित है। मैंने आपसे ये शायद ये बार फिर दोहरा रहा हूँ कि जितना पूछा है उतने का जवाब दीजिए, उससे आगे आप मत जाइए। यहाँ पर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का अब यहाँ पर बड़ा अच्छा आता है। पर्वत निर्माण के बारे में आप कुछ बताइए, पर्वत निर्माण के बारे में क्या जानते हैं? विश्व में अनेक पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत हैं, यूरेशियन माउंटेन्स हैं, अपलेशियन माउंटेन्स हैं, हिमालय पर्वत भी हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति 33 सागर से हुई थी। हम निबंध लिख रहे हैं, आपसे पूछा था पर्वत निर्माण के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको पर्वत निर्माण के कॉन्सेप्ट पर बात करनी थी। पर्वत निर्माण के बारे में जो मत प्रचलित हुए, कोवर का, जेफरीज का, डेली का, होम्स का, प्लेट टेक्टोनिक्स का, इन्होंने पर्वत निर्माण के बारे में सर या मैडम जो भी बैठे हैं बात की है। और इन्होंने जो बताया इसमें अलग अलग प्रकार के मत हैं, जिसमें कुछ संकुचन की बात करते हैं, कुछ तापीय प्रसार की बात करते हैं, कुछ गतिक जो डायनेमिक फोर्सेस की बात करते हैं। जब आप इस तरह चलने लगेंगे तो उसको लगेगा अच्छा इनको पर्वत निर्माण का कॉन्सेप्ट होता है। आपसे विश्व के पर्वतों के नाम नहीं पूछे थे उन्होंने, ठीक है? तो आपको ये सब चीजें बड़ी ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन, भाषा, शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, कई बार हम एक वास्तविक शब्द भूल जाते हैं। जो जैसे आपसे पूछा भूसन्नतियां, अब हम भूसन्नति शब्द भूल गए और हमने कहा कि जब उसमें कोवर ने बताया कि जब पृथ्वी की ऊपरी परत में संकुचन हो रहा था तो संकुचन के कारण भूपर्पटी में कुछ जो उथली खाइयां उत्पन्न हो गई। उन उथली खाई, अब हम बार बार उथली खाइयां ही बोलते जा रहे हैं, हमने कभी भूसन्नति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि कोवर का पूरा सिद्धांत जियोसिंक्लिनल थ्योरी है, भूसन्नति की उत्पत्ति पर बैठा हुआ है, और हम भूसन्नति शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? भाषा। आपके पास में प्रॉपर वर्ड उसके लिए होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि भूगोल में उस शब्द के लिए क्या, हम मध्यपिंड कह देते हैं, मीडियन मास कह देते हैं। हमने मध्यवर्ती कुछ ऐसी वो बन गए थे जिनमें बलन नहीं पड़े, उनको मध्यपिंड का नाम दिया गया। आपको पता है उसका वास्तविक नाम श्वासीन वर्ग था, जिसको दिया, उसका तो हिंदी वर्जन है, ये मध्यपिंड और मीडियन मास उसका इंग्लिश वर्जन है, लेकिन एक्चुअल वर्ड वो था। तो कैन यू जस्ट स्पेल द वर्ड्स प्रॉपरली? अगर आप प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर को लगता है आपको सब्जेक्ट आता है। अगर आप प्रॉपर शब्दों के बारे में, अगर एक शब्द के लिए पूरी व्याख्या लिख रहे हैं, पूरा निबंध लिख रहे हैं, 2-2 लाइनें लिख रहे हैं, इट मीन्स यू डोंट नो द प्रॉपर वर्ड। आपसे पूछ भी सकता है अच्छा इसके लिए कुछ शब्द भी तो कहा था उन्होंने, कोवर ने किसी शब्द को इस्तेमाल किया है इसके लिए, वो बताएंगे आप वो क्या है? जो इसका जो डेविस और पेंग के जो इरोजन मॉडल में जाते हैं तो लास्ट में जो मैदान बना था, लास्ट में एक समतल मैदान बन जाता है, उसका नाम दिया था डेविस ने कुछ। तो यस, तो वो नाम आपको पता होने चाहिए। मेरा मतलब है भाषा में पहला इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट की जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनसे आपको इस्तेमाल करना है। और संवाद कौशल, अपनी बात को कितनी अच्छाई से आप कह जाएंगे सामने वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है? तो भाषा एवं संवाद कौशल में आपको जब आप चलते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कुछ उत्तर दिया है। कई बार हम कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ ऐसे भाग्यशाली कैंडिडेट्स भी रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ रिटन एग्जाम दिया लेकिन उनका हुआ नहीं है। मैं उनके प्रति कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, पर आपको ऐसे कुछ स्टूडेंट साथी जरूर मिले होंगे जब आपने पेपर निकल के पूछा कैसा हुआ है, अरे मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, इस बार तो मेरा पक्का रिटन तो क्लियर कर जाऊंगा, मेरा बहुत अच्छा हो गया, पता चला वो लिस्ट में कहीं नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कुछ उत्तर दिया है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या और कैसे उत्तर दिया है। ये इंटरव्यू है साहब, रिटन में तो ढक गया, वहां तो सबको सुनाई दे रहा है, आपका पूरा बोर्ड सुन रहा है आपको, तो आपने कैसे उत्तर दिया है। क्योंकि मैं कैसे का मतलब है क्या, मतलब है भाषा, और कैसे मतलब संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स की जिस कहते हैं। कुछ प्रोग्राम, क्योंकि सूरज जी जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मेरा निजी नहीं था, वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, और हम चाहते थे कि एक टीचर को क्लास में, जैसे आप सबने एमए किया, आपकी कोई बीएड की ट्रेनिंग जैसी ट्रेनिंग नहीं होती है कॉलेज लेक्चर के लिए आने के लिए। अब आपसे उम्मीद किया जाता है कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट डे जब आप जाएंगे आपको एक टाइम टेबल मिलेगा और क्लास पढ़ाइए आप। तो कई बार हमें लगता है हम पढ़कर तो आ गए, लेकिन क्या हम वास्तव में पढ़ा पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। हम कुछ भी पढ़ा दें,
बच्चे कुछ भी सुन रहे हैं, ऐसे भी कई गुरुजन हैं जो कुछ भी पढ़ा जाते हैं, उन्होंने कहा पृथ्वी की 3 गतियां होती हैं, अब उनको यही नहीं योजनी के घूर्णन और ये परिक्रमण में से कौन सी तीसरी गति आ गई, है ना। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन 2 ही प्रकार के मोशन है, थर्ड मोशन कौन सा आ गया। तो लेकिन वो कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो कुछ भी नहीं चलेगा। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं चलेगा। क्लास में जब आप सेलेक्ट हो जाएं, आप जो भी करेंगे वो आपकी आगे की क्रेडिट तय करता है, लेकिन इंटरव्यू में आपकी क्रेडिट नहीं, आर या पार, 2 के बीच में आप खड़े हो दोस्तों उस दिन। तो आपकी 2 चीजें बहुत साउंड होनी चाहिए, एक भाषा, जिसके लिए मैं कह रहा हूं आपके पास प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा, और दूसरा बोलने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसे मैं कहता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमने इनके लिए कम्युनिकेशन स्किल का प्रोग्राम भी करवाया था ऑनलाइन। जिस ज्ञानदूत की ये बात एक बार जस्ट कह के रह गए, मैं आपको उस पर आऊंगा कि इन बातों को मैं क्यों कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अभी आगे की स्लाइड में आएगा, तो आप कुछ ऐसे नवाचार बताइए जो उच्च शिक्षा में अपेक्षित हैं, पर्टिकुलरली राजस्थान के रेफरेंस में नवाचारों की आवश्यकता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के सवाल आपसे होंगे, क्या नवाचार हो सकता है। उस समय हम चुप बैठ जाते हैं वहां पर। सर एक तो यह है कि आईटी की वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आईटी का। आप में से कुछ लोगों ने पीएचडी जिन्होंने की होगी, पीएचडी में एक बहुत बड़ा मजाक हमारे लोग जो करते हैं, क्योंकि आपको वहां पर भी आएगा, आपसे जिनकी पीएचडी हो गई है, आपसे कुछ सवाल आपकी पीएचडी को लेकर हो जाएंगे। अगर आपने किसी ने ये नहीं सोचा हो तो जरूर सोच लेना ना, पीएचडी के पन्ने पलट कर जाना। द मोमेंट आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ जाएगा, अच्छा आप पीएचडी हैं, अच्छा आपके टॉपिक क्या था, अब उस समय हम टॉपिक को रिकॉल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी पीएचडी हमने नहीं की थी। ठीक है, चलिए उस पर बाद में बात कर लेंगे। तो मैं यहां कह रहा था भाषा और संवाद कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके केवल इंटरव्यू के लिए नहीं दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी बहुत महत्व रखता है। आपसे किसी ने कहा नमस्कार, हाँ नमस्कार, किसी ने कहा और आपने उसका जवाब दिया जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अभिवादन किया। जैसे ही आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल से आप किसी को इम्प्रेस करने लगते हैं, वो आपका अनुयायी हो जाता है, आपका फॉलोअर हो जाता है। कुछ लोग आपसे इमीडिएट जब बात करते हैं तो अच्छा आपका नंबर दीजिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे कोई नहीं कहेगा आपसे मिलकर खुशी हुई, कुछ को पता था इससे काहे की खुशी, बोलने का तरीका नहीं है। तो ये बोलने का तरीका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे कोई सवाल आप कुछ भी आपस में कर सकते हैं, जैसे आप 2-3 लोग साथ रहते हैं, शाम को आप बैठे, अच्छा एक ने कोई सवाल किया, उसका जवाब देने का तरीका आप करिए। अगर उन 3 लोगों को अच्छा लग रहा है तो हो सकता है उनको भी अच्छा लगे। अगर 3 कह रहे हैं यार तो उनका जवाब ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो निश्चित मानिए आपको और अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनीवे आई विल नॉट टेक मच टाइम। यहाँ पर समुचित एवं उपयोगी शब्द उपयोग, मैंने समुचित, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो वही शब्द। जैसे मैं भी उदाहरण दिया था भूषण नदी का, जियोसिंक्लाइंस का, मैंने उदाहरण दिया आपको मीडियन मास का। तो जो शब्द आपका समुचित है, ये उचित शब्द आना चाहिए, समधन उचित। तो उचित शब्द जो आना चाहिए था, उपयोगी जिसकी वहां जरूरत है, और शब्द उपयोग उस शब्द का आपको उपयोग करना है, तथा संयमित भाषा एवं संप्रेषण कौशल, जो हमें बोलना है संप्रेषण, उसका स्किल्ड होना चाहिए। आपका नपतला बहुत सटीक जवाब होना चाहिए, आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में इसी चीज का एक आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और एक इसका मैक्सिमम रोल इन 2 ही कंटेंट का होता है, मैक्सिमम रोल। अगर आप इन 2 को पार कर गए, जो पहले 6-7 मिनट 8 मिनट आपकी जो कहते हैं रंदा लगाना, रंदा यू अंडरस्टैंड, जब बढ़ई काम करता है तो लकड़ी को चमकाने के लिए, लेवल करने के लिए रंदा लगाता है, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ रंदा। अगर आप उस रंदा जब लग रहा है आप पर, आप उसको पार कर गए, तो आप फिर सेकंड राउंड की इंटरव्यू की क्वेश्चंस के लिए एंटर कर जाते हैं। और नहीं तो आपको पहले राउंड में ही आपको थैंक यू, जो एक बहुत अच्छा शब्द है, और पता नहीं चला ये मुझे सेलेक्ट करने का थैंक यू दे रहा है या मेरे को बाहर जाने के लिए थैंक यू दे रहा है, आई डोंट नो। तो ये यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर इम्प्रेसिव और इफेक्टिवनेस यानी प्रभाविता, आपने अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि वो व्यक्ति आपका फॉलोअर हो जाता है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, मजा आ गया आपसे मिलकर, अब आपसे मैं संपर्क में रहूंगा, ऐसा कोई कह रहा है तो यानी आपसे वो इम्प्रेस्ड हुआ है। ये इंटरव्यू में आपकी प्रभाविता का बहुत बड़ा रोल होता है, आप कितना एग्जामिनर्स को इम्प्रेस कर पाए। इम्प्रेस आपके कंटेंट से, इम्प्रेस आपके बोलने से। अभी तक 2 ही कंटेंट आए थे, 2 ही कंटेंट से आपको इम्प्रेस करना है। और अगर आपकी भाषा में दम नहीं है, कंटेंट आपको कितना ही आता हो, आपको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता है। जब ये यही नहीं बोल पा रहे हैं कॉलेज में, बच्चों के सामने क्या बोलेंगे।
तो दोस्तों आपको ये प्रभावित है, जो इंप्रेशन है आपका वो आपकी किन से आता है? आपका इंप्रेशन आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी ड्रेसेस के ब्रांड्स, आपके मार्क्स कि मेरे एमए में 93% है, मैं बीएससी 84% हूँ, एमए में मेरे 79% हैं, मैंने पीएचडी की है, मैंने ये किया। इनसे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, कोई शर्ट आपकी अपीलिंग हुई तो मेरे जैसे व्यक्ति जो बहुत शौकीन है लगेगा यार अच्छा इस कलर की शर्ट मैं भी लाऊंगा, इन पर बड़ी अच्छी जम रही है, इतना सही है। कोई फर्क नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये अच्छा ये शर्ट किस ब्रांड की है उस इंटरव्यू में, इस सब चीजें नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये इनका एक लिमिटेड है। आपके मार्क्स चेयरमैन के पास जो लिस्ट रखी हुई है उसमें भी आपके मार्क्स नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की लिस्ट खाली गई हुई है। मार्क्स आपका जो भी रिकॉर्ड था वो कंप्यूटर में एक तरह से लॉक पड़ा हुआ है। आपके इंटरव्यू के मार्क्स जाएंगे, वो उसके साथ जुड़ेंगे जो आपने स्कोर किया था, और उसके बेस पर जाकर आपकी फाइनल टोटलिंग हो जाएगी, वो फटाफट काम हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू में जब आप गए थे इनका तो कोई ज़्यादा रोल ही नहीं रह गया था। हो सकता है कभी कोई कहता है कि ऐसी शर्ट कलर की पहन के जाइए, ऐसी पैंट पहन के जाइए, फलान पहन के जाइए। मैं जिस घर को बिलोंग करता था, अगर मैं ऐसे कपड़े इकट्ठे करने लगता तो मेरे ख्याल से लगता मेरे घर में कपड़े पैंट शर्ट के ढेर इसी से लग जाते कि मैं हर इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस कोड बना लेता। मुझे लगा जो मेरे पास है, अगर मेरे पास, मैं आज आपके सामने जिस जिस कॉस्ट्यूम में आया हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास ये, मेरे पास बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स भी हैं, बट वाई नॉट इन जनरल कॉस्ट्यूम। अगर मैं टीचर हूँ, मेरी अगर बात में दम है तो मेरे कपड़ों का महत्व खत्म हो जाता है। मैंने इसलिए सूरज जी को रोका था कि मैं अमेरिका गया, मैं नीदरलैंड गया, मैं कनाडा गया, मैं श्रीलंका गया, हाउ डज इट मैटर इफ आई एम नॉट एबल टू कन्विंस यू पीपल? अगर मैं आपको अपने संप्रेषण से प्रभावित नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे विदेश जाने नहीं जाने का कोई मतलब आप पर फर्क नहीं है। आपको अपना इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, भैया वो अमेरिका गए इससे मेरा क्या लेना देना है। बट यस, अगर आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, अगर आप उस लेवल पर एक्सपोजर आपने आपका हुआ है, तो आप में कुछ क्वालिटीज इनकलकेट हो जाती हैं। यू लर्न हाउ टू बिहेव, यू लर्न हाउ टू स्पीक, यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। ये जो संप्रेषण है दोस्तों, ये आपके इंटरेक्शन से आता है। आप कोई कहता है कि सब जैसे पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए होता है, सर ये बहुत शाई नेचर की है, सर इससे ज़्यादा क्लास में तो चल गया शाई नेचर है, अब इंटरव्यू में वहाँ बोलो कि सर ये शाई नेचर की, इससे क्वेश्चन मत पूछना, तो भैया इंटरव्यू देने क्यों आए हो? कई लड़के वो कुछ बोलते नहीं है, इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको भैया आपको बोलना है। तो कम्युनिकेशन तब आता है जब आप लोगों से संवाद करते हैं। कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको टोक देते हैं कि ये ऐसे ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसी भाषा मत बोलिए। तो यू गेट रिफाइनमेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू इंटरेक्ट मोर एंड मोर विद पीपल। तो आपको इस पे इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है बल्कि है कि आपने क्या बोला, कैसा बोला और किस तरह बोला, ये मैटर कर जाता है। ये तीन चीजें आपके साथ चलेंगी जो मैंने आपके साथ पहले बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, लैंग्वेज की एंड कंटेंट की। क्या बोला, कैसा बोला और किस तरह बोला, ये तीन चीजें आपके साथ हैं। देन देखिए, आपके विषय पर ज्ञान, भाषा और संवाद कौशल तथा प्रभावता की परख के लिए आपसे बोर्ड पर कुछ पढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। आपको मैंने क्या कहा, अगर आप उस लेवल को पार कर गए, जो आपका रंधा वाला जो कह रहा था ना, रंधा चल रहा था जो आपकी घिसाई कर रहे थे, अगर वो पार कर गए तो आपसे कहेंगे अच्छा कुछ आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे कोई भी कंटेंट। वहां हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं बोर्ड पर जाकर। जैसे आपसे कहा कुछ भी पढ़ाइए, आपने गौर से नहीं सुना था उसको, बोर्ड पर गए, खड़े हो गए, हाँ पढ़ाओ, खड़े क्यों, क्या पढ़ाना है सर? आपसे कहा था ना कुछ भी पढ़ाओ जो आप तैयार करके आए हो। अच्छा सर हम कुछ भी अपनी चॉइस से ले लें। आप उनका इंटरव्यू आप ले रहे हो या वो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं? ये ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। आप पहली बार में सुन लीजिए, आप कुछ भी अपनी चॉइस का टॉपिक पढ़ाइए, आपको इमीडिएट अपना कंटेंट शुरू करना था। एंड प्लीज, जिन लोगों को बोर्ड पर तारीख और वो लिखने की आदत पड़ी हो ना, वो टेढ़ी करके वो तारीख लिख देते हैं और आज क्लास कौन सी है, और वो मत करिएगा। वी डोंट वांट दैट, वी नीड ओनली योर कंटेंट। आप कंटेंट का टॉपिक लिखिए कि इसको पढ़ा रहे हो और उस पर अपनी बात शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आगे कहीं लिखा भी है कि हो सकता है उसमें आ भी रहा हो, ये बहुत गौर करिएगा। ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं। कुछ कहेंगे बच्चों, जैसे मेरे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुए थे, तो उनसे कहा कि आप ये मानिए हम बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में, और उसमें कहीं वाइस चांसलर, 2 वाइस चांसलर बैठे हुए हैं और बाकी प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो भी इंटरव्यू लेने आएंगे वो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर। तो वो बैठे हैं, उनका हम बच्चे एक तरह से क्लास में, तो क्या अच्छा बच्चों गुड मॉर्निंग, आज हम बच्चों इसमें किसको बोल रहे हो, व्हाट आई एम राइटिंग,
आपसे ये कहने के उपरांत भी कि आप मानिए कि आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, आप ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके सामने एक्सपर्ट बोर्ड बैठा हुआ है। बच्चे डियर जैसे शब्दों का इस्तेमाल यदि आपकी प्रैक्टिस में हो तो मत करिएगा उनको। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड इवनिंग, आपको केवल कंटेंट पे, अगर हम कोई भी कंटेंट, अगर हमने इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन, मैं अपर्दन चक्र पढ़ाना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, तो अपर्दन चक्र को लिखा और मैं शुरू करूंगा। अपर्दन चक्र के बारे में दो मत सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, एक डेविस महोदय का, एक पेंक महोदय का। मैं सबसे पहले डेविस महोदय की जो अपर्दन चक्र है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप निश्चित मानिए 1 मिनट भी नहीं लगता है आपको बोलते हुए। अगर आपके बोलने में दम है तो एक्सपर्ट आपको वहीं रोक देंगे, ठीक है थैंक यू, आइए बैठिए वापस। इसका मतलब आपने रिटन वाला जो बोर्ड का जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपने पार कर। आप मत सोचना आपको 5 मिनट या 10 मिनट को पढ़ाने को देगा, हार्डली इट्स अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट से ज्यादा कोई भी एक्सपर्ट बोर्ड आपको बोर्ड पर नहीं रखता है, लेकिन वो 1-2 मिनट में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और कंटेंट का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि आप क्लास में जब जाएंगे तो कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे, और वही आपका इंप्रेशन है जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। यहाँ पर कृपया ध्यान दीजिए कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपसे पहले 2 सवाल पूछे थे, एक सवाल पूछा सर, अच्छा हम सर करके और मेरे हाथ के एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, हम वहाँ ये करने लगते हैं। सर क्या हुआ, हमने आपसे एक सवाल पूछा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तो सवाल नहीं आता है तो आप बड़ी शालीनता से कहिए। सवाल नहीं सुना है तो शालीनता से आग्रह करिए, सर मैंने आपका सवाल नहीं सुना, एक बार दोबारा दोहराएंगे। जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं आप बोल दीजिए पार्डन प्लीज, तो उस इंग्लिश के शब्द को हम अनावश्यक इसलिए याद करके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया था कि पार्डन बोल दीजिए। मैं कहता हूँ हिंदी अच्छी आती है दोस्तों, इंटरव्यू में आपके में हिंदी क्यों, राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आप इंटरव्यू देंगे तो इंग्लिश इज मस्ट। हिंदी आपकी भाषा सुन ली जाएगी, लेकिन आपसे कहा जाएगा अच्छा आपका इंटरव्यू तो हुआ, अब आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाइए बोर्ड पर जाकर, क्योंकि वहां पर बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं। राजस्थान में क्योंकि मैं 27 साल रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे प्रांत में, मेरे प्रदेश में कहीं ऐसी समस्या नहीं है कि जहां अंग्रेजों की भर्ती करनी पड़ती हो। हिंदी आपको भाषा, जो भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपसे ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो कहेंगे अच्छा आप कुछ हिंदी में भी जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे तो हिंदी के आएंगे यहाँ, तो हिंदी आपसे फिर बुलवाई जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश का मिक्स कर लीजिएगा आप। और कि अगर कोई एक्सपर्ट आपसे इंग्लिश में सवाल कर रहा है और आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, इंग्लिश नहीं आती है तो प्रैक्टिस मत करना। वहां पर आपने सवाल समझ लिया, अपना जवाब हिंदी में दे दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि इंग्लिश में जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। हमारे यहाँ हमारा जो माध्यम है वो हिंदी है, इसलिए हिंदी की ही मैंडेटरी है, हिंदी अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने पहले सवाल किया, आपसे सवाल यह किया गया था कि अच्छा यू आकार घाटियां किस प्रकार के अपर्दन से संबंध रखती हैं, इस पर थोड़ा अपना बताइएगा। आपने कहा यू आकार घाटियां, हाँ सर मैंने पढ़ा तो है सर यू आकार घाटियां, सर मैंने, हाँ सर यू आकार घाटी मैंने पढ़ी है सर। अरे ये क्या कर रहे हो, आता है तो हाँ करो, नहीं आता है तो ना करो। नहीं आता है तो बोलिए सर मैंने यू आकार घाटी वाला पोर्शन मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और अगर पढ़ा है तो जवाब दे दो कि यू आकार घाटियां कैसे संबंध रखती हैं। तो हमें इस पे आप जो 1-2 सवाल के इंप्रेशन, आपने अगर ये गड़बड़ 1-2 सवालों में शुरुआत में कर ली तो आपने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया, फिर कोई मदद नहीं कर पाएगा। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन लगा यार इसको कोई सब्जेक्ट आता नहीं है। अच्छा वो क्या करेंगे, पहले वाले 3 लोग बैठेंगे आपके साथ में आकर, तो 3 लोगों में से पहले वाला पूछेगा और उसने 2 में देखा किसने आता, ठीक है अच्छा सर सैनी जी आप पूछिए। वो चुप हो गया, मतलब उसने अपना इंप्रेशन और अपना मैसेज कर दिया कि इनको नहीं आता है। और वो कहेंगे ठीक है बताओ क्या क्या पूछें तुमसे भाई, सर आप पूछ लीजिए सर। अरे क्या पूछ लीजिए, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हो। बी स्पेसिफिक। अगर आपने जो गलती हम अक्सर करते हैं हमारे साथी लोग, आप जैसे यंग लोग, कि सर मैंने फिजिकल पढ़ा है, अच्छा फिजिकल में क्यों, फिजिकल सबको प्यारी लगती है, तो आपने तो डोमेन चुना था, फिर फिजिकल में वो सवाल पूछ रहे हो तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो ठीक है, हमने ये क्या है, आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाइए। और मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पहले 6-7 मिनट के इंटरव्यू को जमकर कीजिए, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। बोर्ड वाला सेकंड टेस्ट है आपका,
और थर्ड टेस्ट जो आपके होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए कंस्ट्रक्टिवनेस, रचनात्मकता की बात आपसे पूछी जाती है। रचनात्मकता में आपसे क्या बात करेंगे, आपसे कुछ प्रश्न आपकी रचनात्मकता अर्थात आपकी शैक्षणिक विकास क्षमताओं की जांच के लिए किए जा सकते हैं। मान लीजिए हायर वो ये सवाल करते हैं कि आपको मान लीजिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया, आप कॉलेज में चले गए और आप ऐसे रूरल एरिया के कॉलेज में, रिमोट कॉलेज में बैठे हैं, आप वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको राजस्थान के हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिए थे, वो प्रोग्राम उनमें से जो दो सबसे प्राइम प्रोग्राम है, एक है रेस, RACE रेस, एक है AAP एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम। इनके आगे मैंने कई नाम लिखे हैं किसी दूसरे उसमें आकर। ये दोनों प्रोग्राम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रस्ताव मेरा था, मैंने ही प्रपोजल तैयार की थी। मैंने बहुत सारी कुछ ऐसी खुरापातें की जिनके लिए सूरज जी कह रहे थे कि राजस्थान के लोग मुझे गाली देते थे, वो कहते थे चैन से नहीं बैठने देता है। मेरा एक छोटा सा सवाल आप सबसे है, जो भी नौकरी में हैं या जो नौकरी करने जा रहे हैं, क्या आप नौकरी इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको केवल तनख्वाह मिलती रहे और आप उस देश का भविष्य जो आपके हाथों में है। एक दुर्भाग्य कब होता है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस अपने कंटेंट पर लौटूंगा। जब हमारे बच्चे जो घर में छोटे भाई बहन या कोई भी अगर किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके यहाँ हर महीने 2 महीने में या टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, PTM कहलाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। जब आप उसके साथ जाते हैं या मम्मी पापा जो भी जाते हैं, उस टीचर से पूछते हैं अच्छा मनोज कैसा कर रहा है, मनोज जैसे आया, मनोज ये बहुत शैतान है क्लास में। आपको सुन के लगता है अच्छा तू शैतानी करता है यहाँ, इसके लगा दिया करो दो। अगर वास्तव में टीचर लगा दे अगर इसको दो तो आप लड़ने पहुंच जाएंगे वहां पर। आप स्कूल टीचर से उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे के बारे में उसे ABCD पता होनी चाहिए। मैम ये कैसा पढ़ रहा है, मैम इसको थोड़ा ध्यान दिया करो आप, मैम ये करो। और कॉलेज एजुकेशन में जब हम उल्टे, उसका जस्ट उल्टा होता है। मैं भी रहा, मेरे पास कोई आ जाए कि साहब मैं सोहन का पिता हूँ, कौन सोहन, कौन सोहन, कि साहब वो सोहन आपको आपका बहुत नाम लेता है, आपकी बहुत तारीफ करता है। मेरी नाम तो दुनिया लेती है, बहुत तारीफ करती है, तो उससे मैं क्या करूं। हमारा व्यवहार समाज के प्रति ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है कि हम बच्चे का नाम नहीं जानते। मेरी क्लास में आने वाले कुछ बच्चों के नाम मुझे पता है कि उसके कारण के लिए बच्चे भी जिम्मेदार हैं। वो शिफ्ट बदलती रहती है, सोमवार मंगलवार को जो आएंगे वो बुधवार शुक्रवार को नहीं आएंगे, बुध बृहस्पति को नहीं आएंगे, फिर पता नहीं कौन से प्रकट हो जाएंगे, कुछ केवल एग्जाम टाइम पे प्रकट होंगे, वो वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। हम जब जुड़कर बात करते हैं तो आप क्या सुधार चाहते हैं। अगर एज ए टीचर आप सेलेक्ट हुए तो आपसे कुछ इनोवेशंस, कुछ रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं, और मैंने वही किया था। मैं रेस के रूप में चाहता था आपको, अगर बाई द वे कुछ रिफॉर्म्स में बात करें तो आप कह सकते हैं जैसे हमारे ऐसे ऐसे कॉलेज पढ़े हैं जहां पर 43 ये LCD प्रोजेक्टर्स पड़े हुए हैं। जिस कॉलेज में 43 LCD प्रोजेक्टर्स हों, LED स्क्रीन हों, दूसरी तरफ अधिकांश कॉलेज वो हैं जिनके पास एक कंप्यूटर नहीं है। उसी जिले में, उसी कॉलेज के पास वाली जो कॉलेज है उसमें वहाँ नहीं है। गर्ल्स कॉलेज में ये सब नहीं है, बॉयज कॉलेज रख के बैठा। हमने एक प्रोग्राम किया, रिसोर्स असिस्टेंस एंड कॉलेज विद एक्सलेंस। यानी रिसोर्स असिस्टेंस का मतलब था कि जो रिसोर्सेज किसी कॉलेज के पास ज़्यादा हैं, तो अगर उनकी छोटे कॉलेज की ज़रूरत है तो उनको कृपया करके उसे उधार दे दीजिए कुछ दिन के लिए। आपके कॉन्फ्रेंस हो रही है, मान लीजिए आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही होती, सूरज जी के पास ये नहीं होता, अगर किसी बड़े कॉलेज में है तो सर हमें 2 दिन की वर्कशॉप है, ये दे दीजिए हमको, फिर हम आपको लौटा देंगे। इसकी गारंटी वो कर देते हैं, आपको सुरक्षित दे देंगे। कॉलेजेस में अगर ये कर दिया जाए, आपको सुनकर हाँ अच्छा लगेगा कि राजस्थान के बहुत सारे कॉलेजेस में एक क्रांतिकारी कदम था, और उस प्रोग्राम को लेकर हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में नोडल बना दिए थे प्रिंसिपल्स के। मेरे उस प्रोग्राम को जो 2019 में CM साहब ने घोषणा की थी बजट में, और बजट में आप 2019 का फरवरी का बजट देखेंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 31 और पॉइंट नंबर 32 पर रेस और AAP प्रोग्राम बैठे हुए, वो मेरी एक सिस्टम के लिए देन थी। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें आई कि नहीं नहीं ये तो विनोद भारद्वाज ने किया तो होना ही नहीं चाहिए, इसने तो बहुत हमारी अति कर दी, नाक में दम करके रख दी। आज 5 साल बाद सरकार को फिर याद आ रही है कि रेस और आपको फिर एक्टिवेट किया जाए। उनके थोड़ा नाम बदल दीजिए, क्योंकि नाम से परहेज होता है ना, क्योंकि नाम बदल दीजिए, लेकिन वो फिर होने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप ऐसे ऐसे रिफॉर्म सोचिए जो हायर एजुकेशन में जब आपसे कंस्ट्रक्टिवनेस पे, क्रिएटिविटी पे बात की जाए
तो आप बता सकें कि हाँ लगता है ये नहीं कि रेस प्रोग्राम की, कुछ ऐसा नया प्रोग्राम आप सोचें कि मुझे लगता है कि राजस्थान के हायर एजुकेशन में इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है, या ऐसा होना चाहिए, या ये सुधार होना चाहिए। वो आपकी क्रिएटिविटी बताएगा कि आपसे क्रिएटिविटी, जो आपने कहा था परिस्थिति जन्य, तो कुछ परिस्थिति जन्य की बात भी आपसे की गई है। यहाँ पर यदि आपको इस सेवा का अवसर दिया जाता है तो आप क्या नवाचार अथवा बदलाव लाना चाहेंगे, ये क्रिएटिविटी है आपकी। आपसे इस तरह के सवाल इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं तो कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। भैया आप नौकरी जिस डोमेन की करने जा रहे हो, अगर उसके बारे में आपने कुछ पता ही नहीं किया तो आप कैसे इंटरव्यू के लिए आप यहाँ तक पहुंचे हो। एनईपी 2020 के साइलेंट फीचर्स पे आपसे बात हो सकती है कि एनईपी 2020 क्या कहती है, थोड़ा नट सेल में बताइए, केवल इतना सा पूछा जाएगा आपसे। अब आप कहेंगे उसमें त्रिस्तरीय संस्थाओं की बात की गई है, वो आप तो कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हो। साइलेंट फीचर कुछ और हैं एनईपी के, जो उसने एनईपी ने बात की है, उस पर कहीं मैंने लिखा है, आपको वो पढ़ने को मिलेगा। बहुत सटीक सा जवाब दीजिएगा और वहां से निकल जाइए। उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप सब कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं, सब कॉलेज, किसी ना किसी कॉलेज से पढ़े, किसी स्टेट से पढ़े हो। आपको जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ कमियां नजर आती थी। हम पढ़ने तो आते हैं पर ये समस्याएं हैं, यहाँ ये होना चाहिए था। आप बहुत सारी विचार करते थे। आज समय है, उनको एनालिस्ट कर लीजिएगा। उसको केवल आलोचना के रूप में मत रखिए, उसको सुधार की आवश्यकता के रूप में रखिए कि एक लगता है ये कमी है, इसके लिए ऐसे हमारे गुरुजी कभी पढ़ाने नहीं आते थे, ये मत कहना, ये मत कहना। क्योंकि अगर पढ़ाने नहीं आते तो आपने कैसे पढ़ा, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे। हम ये कि वहां पर लगता है कि क्लासेस की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं तो आपने उसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया कि क्लासेस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एनईपी 2020 कहती है कि स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाओं में स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है, टीचर्स का। आपसे अगर ये सवाल करते हैं कि देखिए आप कॉलेज, मान लीजिए आप कॉलेज लेक्चरर हो गए और मैं एज ए प्रिंसिपल ये बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आपका फीडबैक दें। आप सुनना चाहेंगे आपका फीडबैक, आपका फीडबैक आपको अच्छा लगेगा, आप सुनना चाहेंगे। बच्चे कुछ भी बोलेंगे, आपसे कहा जाएगा इंटरव्यू में इस तरह, बच्चे कुछ भी बोलेंगे, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है कि मुझ में क्या कमी रह गई है ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। बोले लेकिन बच्चे तो कहेंगे इनको पढ़ाना नहीं आता। सर आज मुझे अगर पढ़ाना नहीं आता तो कल पढ़ाना तो तभी आएगा ना जब मुझे पता चलेगा, वरना तो मुझे लगेगा जो मैं पढ़ा रही थी या पढ़ा रहा था वो सबसे अच्छा है। तो आपने सकारात्मक तरीके से वहां से निकलते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है। यहाँ एनईपी 2020 से आपसे अगर सवाल कर लिया जाए तो दोस्तों उसका जवाब ये है, एनईपी 2020 का जो मैंडेट है वो इन बिंदुओं पर टिका हुआ है। वो कहती है कि युवाओं में प्रभावी, इफेक्टिवनेस के साथ डिमांड ओरिएंटेड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, ये शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, केवल और केवल एनईपी 2020 का ये मैंडेट उन्होंने रखा है। इसके पीछे इसको कैसे अचीव करना है उसके लिए बहुत सारे तरीके, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को सुधारा जाए, कॉलेजेस को ऑटोनोमस बनाया जाए, मगर ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं एनईपी 2020 क्या कहती है। तो एनईपी 2020 ये कहती है कि उसमें योग्यता विकसित करने की बात कहती है। यहां नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जो आपकी इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड है। आपसे आपकी सृजनात्मकता अर्थात आपकी संस्था विकास में योगदान क्षमता के लिए भी, क्योंकि आप कॉलेज लेक्चर बना रहे हैं आपको, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब जाएंगे तो कॉलेज में कई सारे काम कर रहे होंगे, आप केवल पढ़ाने का नहीं है वहाँ, कई सारे आपको और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है। कई जगह कुछ सूरज जी को ये पता है, कुछ कॉलेज ऐसे थे जब इनका 2018 बैच का आया जहाँ इन्हीं के बैच के लोग अकेले ही पोस्टेड हुए और वहां पर प्रिंसिपल का चार्ज भी उनके पास आ गया। अब उन बेचारों को ये पता नहीं था कि सैलरी कैसे ड्रॉ होगी, सैलरी बनेगी कैसे, इस बाबू की सैलरी कैसे बनेगी, बाबू की एसीआर मुझे भरनी है, उनको कुछ नहीं पता। ये सब भी हुआ। तो ये सृजनात्मकता दोस्तों आपकी वही जांच होती है। और आपसे कुछ इस तरह का सवाल भी किया जा सकता है कि इसमें आपसे कुछ परिस्थितिजन्य प्रश्न, जो आपने परिस्थिति की बात की थी, परिस्थितिजन्य प्रश्न पूछे जाते, जैसे कि मानिए कि आप संस्था में केवल अकेले पदस्थापित हैं, तो फिर अध्यापन, प्रशासन व अन्य कार्यों में कैसे समन्वय स्थापित करेंगे। अब आपसे कहा कि तो आप कहेंगे सर मैं पढ़ा तो सकती हूँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग तो मुझे नहीं आती है, ये तो मुझे नहीं पता है। सर बाकी काम कौन से काम, आप उल्टा सवाल कर रहे हो। सवाल पर सवाल मत करिए,
आपका जवाब होना चाहिए सर मुझे भरोसा है। आपका जवाब होना चाहिए ऐसे प्रश्न पर, सर मुझे भरोसा है अपने आप पर, यदि ऐसी परिस्थिति आई तो मैं अपनी क्लासेस लूंगी, क्लासेस के टाइम के अलावा बाकी टाइम में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम करूंगी। लेकिन आपको तो प्रशासन आता ही नहीं है सर। आरएसआर है ना, आरएसआर है, आरएसआर में सब कुछ लिखा है। किसी को लीव दी जानी है तो कैसे लीव दी जानी है, कौन सी लीव दी जानी है, कितने दिन की लीव दी जानी है, आप पर कितने दिन का अधिकार है, स्वीकृत करने का, फलाने का कितना अधिकार है, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपको अपनी कैपेसिटी बतानी है, यस आई कैन डू इट। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं डेफिनेटली इसको हैंडल करूंगी या करूंगा, क्योंकि आरएसआर है, मैं करूंगी। और फिर मुझे कुछ लगा तो मैं डायरेक्टरेट से मार्गदर्शन ले लूंगी, मैं डायरेक्टरेट को पत्र लिख के और वहां से पूछूंगी सर कर सकते हैं, आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस जब आप अपने आप में 3 इडियट की तरह ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो मीन्स आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब यार कॉन्फिडेंट है। जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की थी किसी ने पीछे, वो कॉन्फिडेंस की बात आप में दिख रही है। और आप कहते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन का तो सर मेरे को पता नहीं, सर मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। अरे भाई आप जब नौकरी में ही नहीं थे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। आपका कॉन्फिडेंस देखा जा रहा था, वो ये थोड़ी कह रहे हैं अभी तो सेलेक्ट हो गए, इसकी क्या गारंटी है, आपसे पूछा जा रहा था। तो ये परिस्थिति जन आपके सृजनात्मकता को देखे जाते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने आप वो है, आप संस्था में क्या नवाचार कर सकते हैं। आप में टीम वर्क की भावना, आपको कोई काम दिया जा रहा है, आपको एक टीम बनानी है। आपको जैसे कहा कि भाई आपको एडमिशन का काम देखना था, आप कैसे करोगे। अब एक तो है मैं अकेली कर लूंगी या मैं अकेला कर लूंगा, मैंने बहुत एडमिशन किए हैं अभी तक, मैं फलाना था, ये मत कहिए। कहिए सर कि जिस संस्था में मैं जाऊंगी या जाऊंगा वहां पर जो साथी मिलेंगे, कुछ मेरे से वरिष्ठ भी होंगे, कुछ जूनियर भी होंगे, नहीं होंगे तो हम कुछ स्टूडेंट्स को साथ ले लेंगे और हम एक टीम बना के और एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर देंगे। आपका विश्वास देखा जा रहा है कि आप अपने आप पर कितना, आप अपने आप पर विश्वास कितना कर रहे हैं, ये जांच हो रही है। आपको संस्था पर भरोसा नहीं करना है, अपनी क्षमताएं दिखानी है कि मैं ये कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट, और सर हम एडमिशन करवा देंगे। ये विश्वास जब आप दिलाते हो दोस्तों, आपसे एक सवाल और अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है आपसे खुद से ही कि आपकी 3 अच्छाइयां बताइए और 3 आपकी कमियां बताइए। बुराई शब्द नहीं आता है, 3 कमियां बताइए। आप अपने बारे में ये आत्म अवलोकन जरूर कर लीजिएगा कि मेरी 3 अच्छाई क्या हैं और 3 बुराई क्या हैं। कमियां, नॉट बुराई, कमियां क्या है। कमियां जैसे आपने कहा कि सर मुझे लगता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट मेरे को रिमोट सेंसिंग जीआईएस आना चाहिए था, लेकिन मैं इस बीच में ऐसा कोई कोर्स नहीं कर सकी। मुझे लगता है जब कभी जीवन में मौका मिला मैं इसे करूंगी। सर ये कमी मुझे लगती है। कमी वो नहीं कि मैं लेट उठती हूँ या लेट उठता हूँ, मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, ये मेरी अच्छाई है, देर रात तक जागता रहता हूँ। देर रात तक तो कोई और भी जागता है, अगर आपको पता हो तो, है वो जागता है ना देर रात तक, तो उसका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये आपकी अच्छाई और बुराई नहीं है। आपकी अच्छाई बुराई क्या है, जैसे मुझे पहली अच्छाई आपको ये होना चाहिए कि मेरे को ये सर भरोसा है कि जो भी काम मुझे दिया जाता है मैंने उसे सदैव समय सीमा में पूरा किया है। ये आपकी पहली अच्छाई है, इसका मतलब आप टाइम बाउंड पर्सन हैं। दूसरा, सर मुझे जो भी निर्देश मिले, सकारात्मक निर्देश, जो नकारात्मक निर्देश कभी नहीं होते। सर मुझे हमेशा लगता है कि मैं स्टूडेंट्स के हित में सोचती हूँ। मैं आज चाहे भले ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। जैसे 1-2 चीज होनी भी चाहिए, खाली कहने के लिए नहीं। जैसे सर क्या हम शाम को इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेज यदि बच्चों को कराएं, तो दिन में तो पढ़ाया तो था ही। पहले यूजीसी की एक स्कीम चलती थी, रेमेडियल कोचिंग। अगर आपको न पता हो तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, रेमेडियल क्लासेज चला करती थी पहले, यूजीसी की स्कीम थी, जिसमें पर्टिकुलरली क्या करते थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनके वर्ग के बच्चों के लिए अलग से भी क्लासेस लगवाई जाती थी। रेगुलर क्लास में तो पढ़ेंगे ही, फिर उनको बैकअप क्लासेज होती, वो कहलाती थी रेमेडियल क्लासेज, जिनके लिए अलग से पैसा मिलता था। बाद में इसको शायद 2018 में यूजीसी ने इनको बंद कर दिया। 2018 के बाद ये क्लासेस अब नहीं चलती हैं। आप बात करिएगा, अगर आपसे कहे सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए आज भी रेमेडियल या सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम क्लास में पढ़ लेते हैं लेकिन क्लास में वो कंटेंट उतना क्लियर नहीं होता है। तो हमें लगता है हमें कोई बैकअप सपोर्ट अगर सिस्टम है तो शायद हम बच्चों को और अच्छा पढ़ा पाएंगे, कंटेंट को और अच्छा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस मुझ में है, यदि मौका मिला तो मैं सपोर्ट क्लासेस के लिए काम करूंगी। दैट इज योर सेकंड एडिशनल क्वालिटी। आप अपनी अच्छाइयां बता रहे हैं।
तीसरा, ये मत कहिए कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा कुक कर लेती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, इट्स नॉट दैट। बट यस, इफ यू आर ए गुड फोटोग्राफर, इफ यू आर ए गुड पेंटर, है ना, मैं बहुत अच्छी म्यूजिशियन हूँ, मेरे बहुत सारे एल्बम्स आए, मैंने ये सिंग किया, मेरे ये एल्बम्स हैं, दैट इज योर एडिशनल क्वालिटी यू आर शोइंग ओवर द ईयर। कमियां बताते समय मैंने क्या बताया आपको, जैसे मुझे रिमोट सेंसिंग की मैंने आपको बताई, रिमोट सेंसिंग जीआईएस की मुझे लगता है कि ये कमी रह गई है। दूसरी कमी क्या है मेरी, सर मेरी कमी ये है कि मैं किसी बात में जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती हूँ, किसी चीज को समझ, तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ उसे, मुझे मुझे लगता है अच्छा लगता है, हालांकि लोगों को लगता है तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो सकता है सर ये मेरी कमी हो, लेकिन जब तक मैं समझ नहीं लेती तब तक उस चीज का पीछा नहीं छोड़ती हूँ। तो ये आपने अच्छाई भी बता दिया और ड्रॉबैक भी बता दिया। आपने अपनी क्वालिटी बताई है, तो वो कहेंगे मैडम ये तो अच्छा ही है, ये तो बुराई थोड़ी है। बोले नहीं सर, लोग कहते हैं तुम टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, पर मुझे लगता है जब तक नहीं समझ रहा है तब तक छोड़ा क्यों जा रहा है इसको बीच में, वगैरह वगैरह। एनीवे, ये तीन तीन के सेट आपको अपने आप बनाने, पर मैंने बताया आपको कि क्या आपको नहीं बताने हैं, उस पर पहले आगाह किया है, उनको मत करना, है ना। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा साइकिलिस्ट हूँ, मैंने कई रेस जीती हैं, दैट इज योर क्वालिटी। आपने कुछ अवार्ड्स जीते हैं किसी विंग में जाकर, वो आपकी क्वालिटी है। मैं बहुत अच्छा चैंपियन रहा हूँ क्रिकेट का, मैंने कई अवार्ड्स जीते, मैं स्टेट खेला, ये मेरी क्वालिटी है कि मैंने क्रिकेट को भी एडिशनल स्किल के रूप में लिया, दैट्स गुड, यू मेंशन दैट। सो नाउ फ्रेंड्स, इफ आई कम, लास्ट वाला जो था सजगता, मैंने 6 कंटेंट बताए थे आपको, 5 पूरे हुए हैं। सजगता के बारे में आपसे, ये बड़ा क्रिएटिव सा है। सजगता का मतलब ये नहीं है कि आप कितने अलर्ट हो, कि कोई आपके घर में बगल में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपके घर में मान लो पड़ोस में चोर आ गए तो आप क्या करोगे, इट्स नॉट दैट। सजगता का ये था, आपसे सवाल पूछा था, अच्छा यूजीसी ने अभी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं टीचर्स की क्वालिफिकेशन में लेकर, सिलेक्शन क्राइटेरिया, आर यू अवेयर अबाउट दैट? यूजीसी ने भी हाल ही में पीएचडी एंट्रेंस में कुछ बदलाव कर दिए हैं। पीएचडी का टेस्ट नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल ले रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या एक नेट की कैटेगरी, नेट फॉर पीएचडी बना दी है। आपसे पूछा गया कि वो यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए लेकर, आपको पता है वो क्या है? और आपके सर यूजीसी का तो मैंने नहीं पढ़ा। ये सजगता है, आपकी अवेयरनेस यही कहलाती है कि आप प्रोग्राम्स के बारे में जानिए। कुछ प्रश्न सरकारी अथवा विभागीय योजनाओं के संबंध में अथवा उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में किए जा सकते हैं, जैसे यूजीसी रूल्स, एनईपी 2020 के बारे में, आपसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आपसे एक सवाल पूछा गया कि जैसे कालीबाई योजना, नैक निरीक्षण के संबंध में हाल ही में कुछ, ये कुछ सवाल बताए हैं आपको मैंने, इस तरह के सवाल आपसे हो सकते हैं जो आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए होते हैं कि क्या आप अवेयर हैं इस हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जिसमें आप एंट्री करने जा रहे हैं। आपसे कुछ सवाल इस तरह के होंगे। नैक निरीक्षण के संबंध में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए, अब नैक का निरीक्षण ऑनलाइन होगा, वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। आपकी रिपोर्ट्स पहले ऑफलाइन होता था, फिजिकल। अभी आपको पता हो कि करीब 90 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर नैक में, और बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए हैं। तो उसके बाद नैक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि अब इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, ना कोई जाएगा, पैसे तो फिर भी ले लेंगे वो, किसी तरह से इसे रिकॉर्ड मत कर लेना, क्योंकि वरना वो मेरे से पूछने आएंगे कि तरीका बताओ, है ना। लेकिन वो नैक निरीक्षण के संबंध में हाल ही में, अब आप कहेंगे मुझे नैक ही नहीं पता, नैक का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि नैक का फुल फॉर्म बताइए, है ना। इसमें एनईपी 2020 में मल्टीपल लेवल एंट्री और एग्जिट की बात की गई है कि आप मल्टीपल लेवल एंट्री और एग्जिट हो सकता है, एनईपी में ये प्रावधान किया गया है। आपको पता है मल्टीपल लेवल एंट्री और एग्जिट क्या है? अगर कोई व्यक्ति डिग्री की प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, यदि 1 साल पूरा करके अगर वो चला जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, 3 साल पूरे करते थे तो डिग्री मिलती थी। एनईपी ने ये प्रोविजन किया कि अब 1 साल का पूरा कर दीजिए, इसको सर्टिफिकेट दे दीजिए। 2 साल पूरा कर लेगा उसे डिप्लोमा दे दीजिए, 3 साल पूरा कर लेगा तो उसे डिग्री दे दीजिए। तो मल्टीपल लेवल में अभी तक एक प्रावधान था कि यदि आप फर्स्ट ईयर में छोड़ के चले गए, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने यदि आप आ रहे हैं और यदि आपके बीच में, दोनों के बीच में 2 साल का गैप हो गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये कहती है नहीं, वो कभी भी आए उसको वापस एडमिशन दे दीजिए। मल्टीपल लेवल एंट्री, वो एक बार सर्टिफिकेट लेकर चला गया, वो वापस सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने आ रहा है तो आपको फिर दे दीजिए उसको। तो ऐसा वो अपने पूरे करियर में केवल 2 बार कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा रेल लगा रखी है, नॉट, डोंट डू दैट। ही कैन, और ही और शी कैन ऑप्ट ट्वाइस इन द डिग्री प्रोग्राम। तो ये सब हुआ। राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कालीबाई योजना किसके लिए और इसके प्रावधान क्या है, योजना के प्रावधान क्या है। अब आप कहेंगे मैंने तो कालीबाई पढ़ा ही नहीं,
आपने जीके के लिए पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पक्का, लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार की योजना है काली बाई योजना, किन के लिए दी जाती है, इसमें प्रावधान क्या कहते हैं, आपने अगर, और निश्चित मानिए कि अगर आप बहुत अच्छा बोलने लगेंगे तो आपका कोई भी उत्तर पूरा नहीं करने दिया जाएगा। जैसे ही आप सही बोलने लगेंगे किसी प्रश्न के जवाब पर, मुझे तुरंत पता चल जाएगा अच्छा इसको आता है, अच्छा मैं आपको रोक दूंगा तुरंत, अच्छा ये वाला बताइए। आपको बीच में रोका गया है, इसका मतलब आप सही बोल रहे थे इसलिए इसने बीच में टोक दिया है। अगर गलत बोलने वाले को पूरी छूट दी जाती है, क्योंकि ये प्रूव किया जाता है भाई इसको आता नहीं है, तो बोलो भैया, अच्छा तुम कुछ बता रहे थे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी कुछ, ये सजगता की बात है, मतलब कितने अवेयर हैं आप सिस्टम के बारे में। तो काली बाई योजना किसके लिए, योजना के प्रावधान क्या है। सरकार ने विदेशों में पढ़ाई के लिए कुछ अभी फेलोशिप योजना शुरू की थी, ये सीएम साहब ने अशोक गहलोत जी के टाइम पे शुरू हुई थी, फिर अभी इस गवर्नमेंट ने भी इसको कंटिन्यू रखा, और इस योजना का कुछ नाम है आपको जस्ट ये, हाँ सर राजीव गांधी फेलोशिप योजना है, क्या कहती है वो, कर जो विदेश में जो जाते हैं उनके लिए फीस का और उनका कुछ रिएम्बर्समेंट के प्रावधान है। आपको पूरी योजना नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये आपकी सजगता है। कुछ विभागीय नवाचार, तो जैसे अभी सूरज जी ने आपको बताया था कि ज्ञान गंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, आपको सुन के अच्छा लगेगा, बल्कि एक के वीडियोज तो आप अभी भी देख सकते हैं। जैसे आप ज्ञानदूत टाइप करेंगे, ज्ञानदूत कॉलेज एजुकेशन राजस्थान, वो मेरी दिमाग की उपज थी कोविड के टाइम पर। मुझे लगा मार्च में, मुझे अच्छी तरह याद है 30 मार्च 2020 को ये डिक्लेयर हुआ कि कोविड के कारण से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। 30 मार्च का मतलब कोर्स पूरे नहीं होते उस समय तक, कुछ एडमिशन लेट हुए थे। अब ये बच्चे घर जाकर बैठ गए, एक तरफ बच्चों में टेंशन, कोविड का टेंशन, और टीचर्स को केवल ये था कि हमारे घर में कोविड नहीं आ जाए, बाकी तनख्वाह में सरकार ने कोई कमी नहीं की थी, तनख्वाह पूरी मिल रही थी। जो इन्होंने जिस बात की चर्चा की वो पीड़ा ये थी। मैंने एक बात कही कि बच्चों को, मैं हमेशा कह रहा हूं जब आप जो भी कोई आप बात करेंगे, कोई इनोवेटिव बात करेंगे, किसी नवाचार को लेकर इंटरव्यू में बात करेंगे, और यदि आपका स्टूडेंट सेंट्रिक आइडिया है तो हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा। मैंने कहा इन बच्चों को पढ़ाना है, जो स्वेच्छा से पढ़ाना चाहें, वर्ड लिखा हुआ था आज भी मुझे ध्यान है कि जो भी स्वेच्छा से ऑनलाइन पढ़ाना चाहें उनसे उनके नाम आमंत्रित किए जाते हैं। एक तरफ बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया हमने, बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ कोविड के टाइम पे। अब बच्चों को क्लास पढ़नी थी, हमने आधे घंटे का सेशन रखे, प्रोग्राम का नाम दिया था ज्ञानदूत। आप ज्ञानदूत टाइप करेंगे, आपको ज्ञानदूत के कुछ ऑर्डर्स निकल कर आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, या तो एंडोर्समेंट में साइन कर रहा हूँ या उस प्रोग्राम का मैं प्रोग्राम ऑफिसर, चूंकि मैं ही था। मैंने एक कंसेप्ट लिया कि बच्चों को पढ़ाओ। कुछ टीचर्स ने जिन्होंने नाम भी नहीं दिए पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने ही किया। कोविड का टाइम है, आपको पढ़ाने की लग रही है, अरे तुम घर में बैठे हो अपने में भाई, घर में अच्छा खासा खा रहे हो, सरकार की उतनी तनख्वाह ले रहे हो, फिर घर बैठ के भी नहीं पढ़ा सकते, तुमसे बाहर आने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल में डेटा है, मैं नेटवर्क दे रहा हूं आपको, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आपको लिंक भेज दी, इस पर आधे घंटे सेशन दे दो, और जो स्वेच्छा से देना चाहता है मैं उसी की तो कह रहा हूं। लेकिन सब उन्होंने, केवल शायद 60 या 65 लोग पूरे राजस्थान में, 3200 में से 60 या 65 लोग आए जिन्होंने अपना नाम दिया। उसमें कुछ सूरज जी जैसे यंग लोग थे जिनको लगता था मजा आ गया, मैं बोर हो रहा था घर में बैठ के, मैं क्या करूंगा। यंग टीम ने मेरा बहुत साथ दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। पूरे राजस्थान में तो मेरे आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे, वो बहुत बदमाश है, उसने चैन से नहीं जीने दिया। जब मुझे यहाँ से हटाया गया था मंत्री जी को यही कहा था कि साहब इसने जीना हराम कर दिया, कभी ये करो कभी वो करो, ये थोड़ी होता है। आपको सुनकर खुशी होगी, उस प्रोग्राम में विद इन 3 मंथ्स 6.5 लाख व्यूअर थे हमारे उस प्रोग्राम के। हमने जो व्यूअरशिप ली वो पूरे इंडिया का बेंचमार्क प्रोग्राम बन गया, जिसके लिए एमएचआरडी ने कहा था इस प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया गया हमें बताया जाए। हमें एमएनआईटी ने बुलाया, कॉलेज एजुकेशन की टीम को, आपने कैसे किया, क्योंकि ये तो हमारी भी प्रॉब्लम थी, कैसे किया इसका डेमो आप हमें कर दें, तो हम भी प्लान करना चाह रहे हैं। तो हमने उनको एक ज्ञान सागर का नाम प्रोग्राम दिया, ज्ञान सागर आप कर लीजिए, ज्ञानदूत हम कर रहे हैं। हमने प्रपोजल दिया था, उन्होंने किया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन ज्ञानदूत काफ़ी टाइम तक चला। ज्ञानदूत फेज 2 भी चला, जब 2021 में फिर वापस लॉकडाउन हुआ था, हमने ज्ञानदूत फेज 2 में भी आए। तो ये ज्ञानदूत प्रोग्राम था। एक और प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आज भी आपके काम का है, ये ज्ञान सुधा एक प्रोग्राम आया था, ज्ञान सुधा कॉलेज एजुकेशन राजस्थान, आप टाइप करिए। उसमें लाइव प्रोग्राम्स जो आए थे, उसमें हमने ये किया था जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी, जैसे आरपीएससी का निकला, आरएएस के लिए कॉलेज लेक्चरर्स की निकली, उसमें ज्योग्राफी का सेशन भी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें।
हालांकि उसमें यंग टीम को बुलाया था हमने, जो न्यूली सेलेक्ट होकर आए थे 2012 और 18 वाले, हमने उन लोगों को लिया कि तुम बताओ कि कैसे तैयारी की थी तुमने ताकि ये लोग भी कर पाए। वो ज्ञान सौधा प्रोग्राम था जिसका कुछ ही समय में, क्योंकि व्यूअरशिप अलग अलग कॉलेज कराते थे, लेकिन टोटल व्यूअरशिप 3 महीने बाद वो 3.5 लाख को पार करके गई। वो ज्ञान सौधा प्रोग्राम हमारा बहुत हिट प्रोग्राम हुआ। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरा अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन हुआ एज ए प्रोफेसर, जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मुझसे ज्योग्राफी के सवाल नहीं किए गए थे कि आपको ज्योग्राफी में होम्स की थ्योरी या माउंटेन बिल्डिंग या ये इरोजन के मॉडल आते हैं कि नहीं आते हैं। बस एक सवाल किया गया था जो आपकी सजगता के इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो अभी आप पर लागू नहीं होता। आपके 27 साल नौकरी को हो गए, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं और आपके सेटिस्फैक्शन क्या है। आपको अचीवमेंट मिल सकता है, आप क्लास पढ़ा रहे हैं, आप मैंने इतनी क्लास पढ़ा दी, लेकिन आप क्लास पढ़ाने से सेटिस्फाई हैं क्या? सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब क्लास पूरी भरी हुई हो। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं क्लास पढ़ाता था। एक मेरे साथ एक और टीचर थी जिनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ, प्रोफेसर उर्मिल मेलावत। वो कोटपुतली कॉलेज में आज भी। जब हम लोगों की क्लास चलती थी तो स्टूडेंट्स खिड़कियों में बैठते थे, कोई टेबल पे पीछे बैठते थे, मुझे लगता था ये सेटिस्फैक्शन है मेरा। मुझे एक चैलेंज दिया वहाँ पर इंटरव्यू में कि मान लीजिए क्लासेस में बच्चे नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये हर जगह प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि जी आप मेरा सिलेक्शन करें नहीं करें आपके ऊपर चॉइस है, मुझे 5 दिन का लिए क्लास पढ़ाने के लिए दे दीजिए। यदि आपकी संख्या को मैं 20 से 35 पर ले आऊँ तो आप ये मेरा अचीवमेंट मानना। मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप है कि मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चे आएंगे। 12 कॉलेज जहाँ मैं 4 साल रहा, 3 बच्चे भी नहीं आते थे पीजी की क्लास में। मैंने पढ़ाना शुरू किया, हमारे यहाँ 40 की सीट थी, उसमें 27 बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते थे। और जब मैं छुट्टी आता था तो वो कहते थे कि सर आप छुट्टी गए बता देते, हम कॉलेज नहीं आते। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टीचर। आप वो टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप में सजग हैं, आप क्वालिटेटिव में, आप आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत रखते हैं, आउट ऑफ बॉक्स पे आपसे बात की जाएगी। अच्छा कुछ नया बताइए, आप नया क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में। अगर आपका जवाब ना में है तो आप अपनी कमी बता रहे हैं। आप कह सकते हैं मैंने आपको बताया सर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए करना। मैंने ज्ञानदूत की चर्चा ऐसे इसलिए की कि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में इसकी बहुत जरूरत डिमांड है। एक और इनोवेटिव आइडिया जो मैंने कोटपुतली कॉलेज में अभी शेयर हुआ था, वो हो सकता है नेट पे आपको नहीं मिलेगा, बट कोटपुतली के आसपास जो बिलोंग करते हैं वो प्रोग्राम वो था। और वो प्रोग्राम का नाम था संज्ञान। प्रोग्राम का नाम था संज्ञान। और इस संज्ञान को मैं बहुत जल्दी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा, पर चूंकि संज्ञान या एक तरह से एक बार डिक्लेयर हो गया तो कुछ और सोचना पड़ेगा। संज्ञान का कहना यह था कि आप सब जितने रेगुलर, क्योंकि आपको इनोवेटिव आइडियाज दे रहा हूं मैं आपको, अगर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुछ आइडियाज आपको शेयर कर रहा हूं कि इस तरह के आइडियाज आपको होने चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स आपको। सर हमें लगता है कि जितने बच्चे राजस्थान में रेगुलर पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिलाकर, आपको अंदाजा कितने बच्चे पढ़ते होंगे? लगभग मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानना चाहता। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितने हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में कितने हैं? एनी आइडिया है? 2 से 3 लाख, बिल्कुल बहुत सटीक आइडिया था। किसने बोला था? वेरी गुड, 2 से 3 लाख। राजस्थान में आज की जो स्ट्रेंथ है वो है 6.5 लाख गवर्नमेंट कॉलेजेस की। 6.5 लाख विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आपसे अगर राजस्थान की हायर एजुकेशन के लिए बात की जाए तो आपको सुखद स्थिति बता दें कि हमारा GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, हमारा भले ही कम हो, लेकिन राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां लड़कियों का नामांकन 51% है हायर एजुकेशन में। मेल से ज़्यादा एनरोलमेंट गर्ल्स का बैठा हुआ है राजस्थान में। ये हमारी अचीवमेंट है राजस्थान की हायर एजुकेशन की। जो स्कीम्स आई बहुत सारी, देखिए पढ़ाई कितनी हुई, पढ़ने कितनी आई वो अलग बात है। स्कूटी लेने तो आई तो एडमिशन स्कूटी के लिए लिया, किसी ने स्कॉलरशिप के लिए लिया, नाम तो लिख गया ना, नाम लिखते ही सरकार ने बता दिया कि हमारे यहाँ 51% गर्ल्स हैं। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन है प्राइवेट कॉलेजेस में। और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की जो संख्या है वो मित्रों 9 लाख से अधिक है। और टोटल 15 लाख से अधिक विद्यार्थी अपने कॉलेज एजुकेशन में पढ़ते हैं, 15 लाख। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल राजस्थान में पढ़ने वालों की संख्या 15 लाख ही है? जितने कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनसे कई गुना बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। एक तरफ सोचिए कि आप जो नेट क्वालिफाई या जो भी क्वालिफाई करके बैठे हैं, आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आप इसे टेस्ट को क्वालिफाई करके आप यहाँ आ गए। और उस प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे को तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था करियर में,
जिंदगी में कोई बताने वाला नहीं था। प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, हमारी प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बननी है, ये कोई बताने वाला नहीं था। उसकी फाइल 15 दिन का कैंप लगा, वो अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। कितने लगे, कितने नहीं लगे, कितना पढ़ाया। जब रेगुलर जिनको पढ़ाना था वो इनकी क्लास पूरी नहीं हुई तो उस प्राइवेट वाले की तो होनी भी नहीं थी। मैं आपसे इसलिए तो उसके लिए प्रोग्राम का नाम दिया संज्ञान। संज्ञान एक लीगल वर्ड है, कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस का अर्थ होता है स्वतः है किसी का प्रसंग ले लेना, किसी घटना का स्वतः। कई बार जजेस का आता है, आपने पढ़ा होगा अखबार में, उन्होंने संज्ञान ले लिया। संज्ञान मतलब खुद ही फाइल कॉल कर ली, खुद ही केस को ओपन करा दिया। तो हमने अपनी तरफ से एक संज्ञान लिया कि उन नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स के लिए कुछ मार्गदर्शन की क्लासेज होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन करा दो, हमने फ्री में कराओ, उनसे कोई पैसा मत लो। लेकिन सारे जो बच्चे हमारे सेंटर से बढ़ रहे हैं, तो उस समय करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे संज्ञान प्रोग्राम में एनरोल किया अपने आप को। तो दिस इज एन अचीवमेंट। इस तरह के प्रोग्राम्स की आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ नवाचार परक बताइए, कुछ नया बताइए कि एजुकेशन में क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि कुछ आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा कुछ सुझाव बताइए कि हायर एजुकेशन में क्या सुधार होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ ये चीज़ आइडियाज़ दिए हैं कि इस तरह के आपके सुधार, इस तरह की चीज़ें आप इन पर बात कर सकते हैं। संस्थाओं में सबसे पहली जरूरत है आधारभूत संरचना विकास योजनाओं की। कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, पीने का पानी प्रॉपर नहीं है, बस कि हमने फॉर्मेलिटी के नाम पर हमने लगवा दिया, लेकिन पीने की व्यवस्था नहीं है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में घुस जाइए, वाटर कूलर मिलेगा, तो वो पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन क्या सरकार में इतना भी नहीं था, हम संसाधन की कॉलेजेस को ढंग की जगह तो बता दें। कोई पेरेंट्स किसी के मिलने आ जाएं तो बेचारे खड़े होंगे कहीं पर, कोई बैठने की जगह नहीं है। मैंने इसकी कवायद शुरू की थी कि हर कॉलेज में इस तरह का एक जगह होनी चाहिए, चाहे बेंच लगवा दीजिए आप कोर्स में, जहाँ पर आकर कोई पेरेंट्स बैठ सके, वहाँ पंखा लगवा दीजिए, एक पानी का वो लगवा दीजिए, वगैरह वगैरह। ये सब मैं कोशिश कर रहा था। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अब आप वो पीढ़ी हैं जिनको इन संस्थाओं के बारे में सोचना होगा, हायर एजुकेशन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में सोचना होगा, अपने सुझाव रखने होंगे। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे। उन सेलेक्ट होने वालों के पास जिम्मेदारी है कि कॉलेज एजुकेशन को चमकाइए, थोड़ा अच्छा बनाइए। वरना सच बताऊं, कई कॉलेजेस में जाने में आत्मा मरती है। बड़े बड़े कॉलेजेस ने, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर, प्रबंधन के नाम पर कुछ भी इन्होंने मैनेज नहीं कर रखा है। ऐसे बड़े बड़े कॉलेज जिनका नाम सुनते थे, लेकिन घुसो कॉलेज में तो कचरे के ढेर। अगर ये चीजें हैं तो हमें उनमें सुधार लाना होगा। मैंने कुछ संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन वातावरण, टीचिंग लर्निंग का, आप प्राइवेट कॉलेज में जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, क्लास के बाद में बच्चे, लड़के लड़कियां किसी कैफे में बैठे, वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनका कुछ चल रहा है, उनकी किताबें, ये सब चल रहा है। हायर एजुकेशन में तो क्लास में ही नहीं मिल रहे हैं, बाहर तो बैठने की बात ही नहीं। लेकिन हमने वो वातावरण नहीं बनाया ना। हमने अगर ढंग का वातावरण बनाया होता तो हम और आप भी ऐसे बैठ के पढ़ रहे होते, ऐसे डिस्कस कर रहे होते। तो इस पर अध्ययन अध्यापन का प्रॉपर वातावरण होना चाहिए। कुछ ऑनलाइन डिस्कशन हो, ऑनलाइन कोर्स दे दें, ऑनलाइन ये कर दें। संस्थाओं में परस्पर समन्वय, टीम वर्क, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि कहीं टीम वर्क की कमी है, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय का अभाव है, कहीं पर अतिरिक्त क्षमता विकास योजनाओं के, अब स्किल का कोर्स, स्किल के नाम पर एक फरमान जारी हो जाएगा, सबको ये कराना है। अरे मैं जब स्किल प्रोग्राम को डील कर रहा था, एक छोटी सी बात और शेयर कर रहा हूँ जो आपके बड़े काम में आएगी। जब हमने पूरे राजस्थान को ये ऑर्डर भेजा कि आपको ये 5 स्किल दी जा रही हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाइए, स्किल प्रोग्राम करवाइए, अपने लेवल पर करवाइए आप। एंड आई थिंक यू आर अवेयर, ये 2019 में हमने एक समर कैंप का एक प्रोग्राम शुरू किया था पहली बार। और आपको सुनकर खुशी होगी, मेरी यूनिवर्सिटी के इतिहास में जो 75 साल से ज़्यादा पुरानी विश्वविद्यालय है, मेरे जाने के बाद मेरे सुझाव पर, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ, पहली बार समर स्किल प्रोग्राम शुरू हुआ हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ समर स्किल प्रोग्राम होता है। वो समर स्किल मेरी देन है यूनिवर्सिटी में 75 साल में। और वाइस चांसलर ने कई बार ये कई मंचों पर कहा कि वी हैव प्राइड कि इस तरह के इनोवेटिव पर्सन हमारे साथ हैं। और अभी आपको हमारी यूनिवर्सिटी पे जब आप जाएंगे, मैं अपना एक छोटा सा बात भी कह देता हूँ, आप में से किसी को अगर रिमोट सेंसिंग GIS का 2 वीक्स का कोई प्रोग्राम करना हो, वी आर जस्ट चार्जिंग 500 रुपीज। पिछली बार भी हुआ था। अभी आप ऑनलाइन होगा प्रोग्राम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, फिर आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके करियर में कहीं काम आता है। अगर आपने सीखा है तो आपके काम आएगा कि मैंने ये कोर्स भी करा। हो सकता है आप इंटरव्यू तक जाएं, उससे पहले आप कोर्स आपका हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि एडिशनली मैंने कुछ समर स्किल प्रोग्राम भी, समर कैंप भी ज्वाइन किया था। हाँ, तो मैं आपको जस्ट एक सलाह मतलब मुझे जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचें कि मैं कोई यहाँ पर कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ, नो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म में हमें जितनी संख्या चाहिए वो आ जाते हैं, ऑल इंडिया से लोग जुड़ते हैं। बट चूंकि तुम मेरे स्टेट से हो, मेरे स्टेट में बैठे हो, तो मुझे लगता है मेरे स्टेट वाले लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बट आपके इंटरव्यू में भी इसका फायदा मिलेगा।
आपने एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन? सर मैंने रिमोट सेंसिंग में एक फंडामेंटल प्रोग्राम ज्वाइन किया था, ऑनलाइन किया था, मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को कुछ वर्कशॉप अटेंड की थी। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कम पैसे में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप उनको ढूंढेंगे, आपको कई मिलेंगे। अच्छी संस्थाओं में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका सर्टिफिकेट आपके करियर में अभी नहीं आगे भी काम आएगा। तो ये मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको बताए, कुछ आइडियाज किस तरह आप काम कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं सुधार सकता, आपको अपने आप को सुधारना है। हम और ये सूरज जी, ये पूरी टीम आपकी केवल मदद कर सकती है, लेकिन आपको अपने आप को सुधारना है। ये एनिमेशन में होता तो इसके कुछ अलग तरह से एनिमेशन आता है, इसका आपको देखने में मजा आता है। आपको मेरा यही संदेश है, आप अपने आप को हुनरमंद बनाइए। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रत्येक प्रश्न ध्यान से सुनिए। आप वहां पर कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं ना, तो हम कुछ पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब हम कुछ और दे रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको आता हो यह आवश्यक नहीं है, इसलिए कोई भ्रम मत बनाइए। मेरे से प्रश्न पूछा है, मैंने इसका जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, कह दीजिए सर इसका प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता है तो कह दीजिए मुझे नहीं आता है। सर इसके प्रश्न को मैंने इसको पढ़ा है, कंटेंट को इसमें थोड़ा तो आता है, मैं थोड़ा बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, सर मेरे को इसके गौर से नहीं पढ़ा मैंने। आपने पहले जब अपना लिमिटेशन दे दिया तो आपसे कहें ठीक है जो आता है वो बता दीजिए, तो आपसे बात सुन ली जाएगी। लेकिन शालीनता और भाषा कौशल आप में होना चाहिए, परंतु गलत उत्तर कभी मत दीजिए। आपने डिस्क्लेमर भी नहीं दिया और आपने दनादन बंदूक की तरह गोले दाएं दाएं गोलियां दाना, और आप गलत बोल रहे हो, पता है नहीं आता है, लेकिन आप किसको वहां पर गलत बता रहे, धोखा दे रहे हो। एग्जाम एक्सपर्ट आपका एक्सपर्ट है, जिसने सवाल किया है उसे उसका उत्तर आता है दोस्तों, इसलिए आप गलत उत्तर नहीं दीजिए। प्रश्न स्पष्ट नहीं सुनाई दे तो पुनः के लिए शालीनता से आग्रह कीजिए, सर मैंने आपका प्रश्न नहीं सुना, या मैम आपका प्रश्न मैं नहीं सुन पाई, ध्यान से एक बार प्लीज दोबारा बोल दीजिए। जब शालीनता से बोलेंगे तो आपकी बात हो जाएगी, और मैं आपकी सफलता आपकी मेहनत का प्रतिफल है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। उस दिन मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मेरे यहाँ अभी 3 सिलेक्शन हुए, 2 लड़कियां थी और एक मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। लड़की 30th नंबर पे थी, इसलिए कभी मत भ्रम पालना कि मेरा तो लास्ट में नंबर था इसलिए नहीं हुआ। लड़की 30 लोग बुलाए थे और 30 में 30th नंबर पर वो लड़की आ रही थी, राजस्थान से थी, लेकिन राजस्थान और वहां बिहार ये सब नहीं पता चलता। लेकिन उसने जो परफॉर्म किया, और वो 30 में लड़की नंबर की लड़की सेलेक्ट हो गई और बाकी 29 लोग रिजेक्ट हो गए। नंबर मैटर नहीं करता है, आपको लास्ट में भी अगर अच्छा बोल के गए तो कहते यार इसने बोला है, मजा आ गया, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी लोग रखे रह जाएंगे। मैं प्रतिस्पर्धा के बहुत खिलाफ हूं, मैं आपको अपना मत बता रहा हूं, इंटरव्यू के खिलाफ नहीं हूं, कंपटीशन जैसे वर्ड के मैं खिलाफ हूं। जैसे कहते हैं किसी को प्राइज दे दिया, हमसे कहीं हमारे यूनिवर्सिटी में हमने प्रोग्राम कराए तो कहते हैं इसमें अवार्ड दे देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ना सॉरी, आप किसी और नाम पर उनको पैसे दे दो या सर्टिफिकेट दे दो, पर अवार्ड जैसा वर्ड मत करिए। 20 लोग आते हैं, आपने 3 को अवार्ड दे दिया, लेकिन 17 को तो आपने डिस्करेज कर दिया उससे। वो हो सकता है एक नंबर से ही तो पीछे बैठे थे। हाउ डिज इट मैटर कि 17 वाले को आप पुरस्कार दे रहे हो और 16 वाले को, आप 16 वाले को आपने पूछा भी नहीं, तो उसको डिस्करेज कर रहे हैं आप। तो मैं प्रतिस्पर्धा के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी मैंने एक वर्ड लिखा है, यदि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो, जो कि आपका कंपटीशन है, आपका इंटरव्यू होगा, वो प्रतिस्पर्धा है, आपको एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें आप अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है। तो दोस्तों यदि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो तो स्वयं को अन्य से बेहतर अवश्य सिद्ध करिए। आपको ये प्रूव करना होगा कि जितने बच्चे बुलाए हैं उनमें सबसे टैलेंटेड मैं ही हूं। वो आप पे डिपेंड करेगा, उसमें ना तो सूरज जी जाएंगे ना मैं जाऊंगा, ठीक है। सो आई होप मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ आपसे जो बात करना चाहता था, वो मेरी ये पहला सेशन मेरा था कि मैं आपसे कुछ चर्चा करूं। कोई किसी की कोई क्वेरी हो आप बात कर सकते हैं मेरे से, थोड़ा सा टाइम हम इस पे बात करेंगे। कोई अगर किसी को कोई प्रश्न हो, किसी का कोई जिज्ञासा हो। हाँ, एक मिनट बेटा, मैं चाहता हूँ मेरी मैं भी आपकी आवाज़ थोड़ा जोर से सुन लूँ। यस, वैसे हैंड माइक नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात, जो भी है। वैसे हाथ से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो दोनों को। अच्छा, अच्छा,
पहले पहले प्रोग्राम चला था प्रतियोगिता दक्षता 2019 में, वो भी मेरे ही शुरू किया था प्रतियोगिता दक्षता, जिसमें करीब 52,000 स्टूडेंट्स पूरे राजस्थान में रजिस्टर हुए थे और कई जगह के कलेक्टर्स क्लास लेने जाते थे उस प्रोग्राम में। वो था प्रतियोगिता दक्षता। मैं यहाँ पर बेटा आपका जो भी नाम है, मैं यहाँ पे आपकी बात का जवाब कर दूं। आई थिंक क्योंकि प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये समस्या आपसे पूछी जा सकती है कि बच्चे नहीं आते, तो उसके लिए मुद्दा ये नहीं है कि क्लास में बच्चे नहीं आते, वो कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। मैं सूरज जी यहाँ बैठे हैं, सूरज जी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सूरज जी यहाँ अगर एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी तो सूरज जी में है। तो यहाँ इतने बच्चे आए, लेकिन कॉलेज में जब बच्चे को सूरज जी ने पढ़ाया तो बच्चे नहीं आए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि किसी भी कोचिंग में आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप अगर टैलेंटेड हैं, तो आपसे बेटर कोई भी व्यक्ति किसी कोचिंग में नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या कि हम जब वहां पढ़ाते हैं तो बहुत सारे हमारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, दे आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। बच्चे नहीं आए, अरे यार बच्चे तो आते ही नहीं है, उन्होंने और प्रचार प्रसार कर दिया। 2-4 दिन आए बच्चे, उनकी क्लास नहीं ली, तो बच्चे सोचते मैं यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अपना, उसके पास कम समय है, उसको अपनी जिंदगी बनानी है। वो उन क्लासेस के भरोसे अपने करियर को चौपट नहीं कर सकता, इसलिए वो कोचिंग में जा रहा है उस समय पढ़ने। लेकिन क्या आप जो पढ़ा रहे हो, अगर आप कोचिंग में पढ़ाते तो आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन आप तो वही थे, सूरज जी तो वही हैं, वहां पढ़ाए या यहाँ पढ़ाए। लेकिन अगर वही चीज अगर कॉलेज में सब लोग देने लग जाएं, एक बड़ी टीम देने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे कॉलेज टाइम में कोचिंग जाएंगे। कोचिंग जाएंगे, लेकिन वो फिर जाएंगे कोचिंग, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मुझे ज्योग्राफी, मेरे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ानी है। अब उसमें आप कौन सा कंपटीशन दे रहे हो, मेरे प्रश्न उस हिसाब से नहीं बनेगा। मैंने पूरा समझा दिया आपको, माउंटेन बिल्डिंग समझाई तो पूरी समझाई। ये जब पढ़ाएंगे कोचिंग में आकर तो ये कहेंगे होम्स की ये मत थे, होम्स की ये टिप्स बताएंगे आपको। टिप्स में और कॉलेज में पढ़ाने में डिफरेंस है, लेकिन वहां पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चे उस टाइम में कोचिंग चले गए। दूसरा, कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, उनकी किसी की बस जा रही है, किसी की जीप जा रही है। जब कॉलेज में आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप अकेले पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन वहां पूरी टीम पढ़ा रही होती तो बच्चे कोचिंग नहीं जाते। लेकिन वो इसलिए जा रहे हैं कि जब तुम तो पढ़ा नहीं रहे हो, मेरे को शाम को घर जाना ही जाना है, मेरी बस 1 बजे चली जाएगी, 2 बजे चली जाएगी, 10 बजे बस पहुंचा रही है, उस 3 घंटे में वो कोचिंग इसलिए अटेंड कर लेते हैं ताकि अपने कैरियर को बना सकें। और ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसको केवल एक अच्छे टीचर्स के रूप में यदि हम वहाँ बात करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो ही समस्या का समाधान है, वरना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। मैं अपने डिपार्टमेंट में, मेरे यहाँ करीब 780 स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी में, मैं हेड भी हूँ उस डिपार्टमेंट का, मैं लॉ का भी हेड हूँ, जहाँ करीब मेरे 450 से ज़्यादा LLM, LLB, BLLB के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ना, क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्लास कई बार खुद ही पहुँच गए। अच्छा, मैं कभी एग्जाम ड्यूटी में पता चला कोई गायब हो गया, मैं खुद खड़ा हो गया रूम में जाकर, तो उनको शर्म आती है कि अच्छा हेड साहब खुद ही खड़े हो गए आकर, तो तुरंत भाग कर आएंगे। हमारे यहाँ प्रिंसिपल अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, टीचर्स अपनी सारे कामों को, जितना सट्टा बाजार है ना ये स्टॉक एक्सचेंज का, वो सारा कॉलेज में बैठ के करेंगे। तो बच्चों की जब केयर ही नहीं कर रहे तो बच्चा क्यों आएगा बेटा वहां पर पढ़ने के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है ये वेदना का विषय है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। यस, एनीबडी एल्स, कोई और किसी का प्रश्न? हाँ बोलिए। इसको भी पकड़ लो बेटा, आप पकड़ भी आप ही लो, उसको पकड़ा दो आप। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास सेकंड सेशन है अभी, है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैंने आपके इस सवाल का जवाब मेरे सेकंड सेशन में आ रहा है। सब्जेक्ट तो आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले कहा था रिटन पास करना आसान था, वो अलग थी, वहां तो आपकी चॉइस थी, भाई 10 क्वेश्चन नहीं करके आए तो नहीं होगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन यहाँ तो आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, सामने बैठे हो, आपका एक इंप्रेशन काम कर रहा है, तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। मैं एक बार मेरे फटाफट वो सेकंड स्लाइड निकाल दीजिए जल्दी से। सेकंड स्लाइड पे आइए, नेक्स्ट PDF पे जाओ, ये PDF, हाँ
हाँ, इसमें वीडियो सेशन में ये पार्ट 2। मैं आपकी उस बात का जवाब मैंने, क्योंकि ये सेशन मैंने आपसे कुछ इंटरेक्टिव रखा था तो मुझे आपसे बात करनी थी, तो एनीवे एक बार ये खुल जाती है वो आपको, अब आपका समय है, बहुत सही समय से रिजल्ट आ गया, आपको सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। और मैं आपको इसीलिए कुछ प्रश्न आपसे कर रहा था कि जब प्रश्न के साथ आप काम करेंगे तो आपको सब्जेक्ट को गो थ्रू करना है। पहली बात तो यह कि आप कभी भी ये भ्रम मत पालिए कि सारे विषय सारे पेपर्स आपको आते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जितने भी आते हैं आपको उसके बारे में बताना है, आपको उसके बारे में बात करनी है। और ये आपसे मैंने कुछ लिखा है बिल्कुल स्पेसिफिक आपके पर्टिकुलर, जैसे मुझे लगा शायद ये मुझे कोई प्रश्न कर ले, लेकिन मैं एज ए एक्सपर्ट उसमें प्रश्न कर रहा था और उसका जवाब भी मैंने लिखा है। और उस जवाब में आपको बहुत पिन पॉइंटेड मिलेगा, आपको कैसे जवाब देना चाहिए, ये सवाल आपसे अक्सर किया जाएगा, आपका जवाब क्या होना चाहिए। कुछ प्रश्न भी मैं आपसे कर रहा हूँ, आप चाहें तो प्रश्न नोट कर लीजिएगा, उनके जवाब आप ढूंढते रहिएगा, तो इस बहाने आप कम से कम पढ़ेंगे। साक्षात्कार की तैयारी हेतु विषय परक गहनता, अब मैं केवल सब्जेक्ट पर आ गया आपसे, मैंने आपसे जितनी जनरल बातें करनी थी वो कर दी, अब मैं केवल सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप सब्जेक्ट पे जब चलेंगे तो पहले ये जो जब आपसे कभी इंटरव्यू होता है, कभी कभी विषय संबंधी सवाल ऐसे होते हैं कि हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, मेरे को पता नहीं ये क्या पूछा है इन्होंने। तो हम बड़े ऐसे मोड में आ जाते हैं जैसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ गए हम अपने आप में। एनीवे घबराइए मत, ध्यान से सुनिए और बोलिए। यहाँ से चलिए आपसे विषय पर चर्चा करते हैं, और ये है कि क्या आप पढ़कर आए हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा है, आप क्या पढ़कर आए हैं। आपके कुछ जवाब जो ज्यादातर बच्चे जवाब देते हैं वो इस तरह के जवाब देते हैं, या तो चुप बैठ जाएंगे। अरे भाई आपसे क्या पूछ कर आया, क्या पढ़ कर आया, कुछ बोलिए ना आप। हाँ, तो अगर कुछ बोलेंगे तो पहला आता है सर कुछ भी पूछ लीजिए सर, कुछ भी मतलब आपको सारे पेपर आते हैं, या मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है। एक बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, सर मैंने पूरा, को उससे लगता है कि अगर ये मैं बोलूंगा तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, सर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, इसका मतलब उनको सारा कुछ आता है। कुछ भी पूछ लीजिए, और ये दोनों एक ही मतलब रखते हैं। तीसरा, ज्यादा कुछ नहीं मगर सब थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब सब आता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं आता, इसका मतलब उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। ठीक है, ऊपर के तीनों का मतलब एक ही है, कहने कुछ नहीं आता है, इसका मतलब अगर सब पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए और थोड़ा थोड़ा सब आता है, इसका मतलब इनको कुछ नहीं आता है। आप अपने आंसर से अपना इंप्रेशन ले जा रहे हैं। एक वो जो सबसे फेवरेट आंसर है, सर फिजिकल में पूछ लीजिए, फिजिकल पूछ लीजिए, कोई कहेगा इंडिया पूछ लीजिए, मैंने इंडिया तैयार किया है, ऐसे और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ये सब आंसर होते हैं कॉमन। मैं दोस्तों ये अगर आप इस तरह का आंसर दे रहे हैं, अगर आप इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो दोस्तों आप गलती कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी द आंसर। व्हाट शुड बी योर आंसर? देन आपका रिप्लाई होना चाहिए कि मैंने फिजिकल ज्योग्राफी को ज्यादा पढ़ा है, और इसमें भी मैंने विशेषतः जियोमोर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोग्राफी या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास किया है। मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं, जरूर नहीं आप जियोमोर्फोलॉजी बोलिए, आप कह दीजिए मैंने सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अच्छा फोकस किया है, मैंने प्रयास किया है। ये कभी मत बताइए कि मैंने बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, बहुत अच्छा मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, फिर व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव शुरू होता है। अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया है, तो मेरा सवाल आपसे शुरू होता है और आप पहले सवाल पे ही क्लीन बोल्ड, है ना, कैच हो गए, तो आप गए काम से। ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी आपके रिस्पॉन्स में नहीं आना चाहिए। तो दैट्स इट शुड बी लाइक दिस शुड बी योर आंसर, आपका उत्तर इस तरह होना चाहिए। आप इसमें जो मर्जी पेपर के नाम बोलिए। आपने कहा मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच बताओ, किस ब्रांच में आपको काम, जैसे आप इसकी जगह फिजिकल की जगह अगर ह्यूमन लिखेंगे तो लिखेंगे मैंने इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, मैंने इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, मैंने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को ज़्यादा पढ़ा है या उस पर ज़्यादा फोकस किया है, उसकी ब्रांचेज बता दी आपने, ये मुझे आती है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा मैंने कार्टोग्राफी, अभी एक पे काम नहीं चलेगा, आपको ऑप्शंस खोलने अपने। मैंने इसके अलावा मैंने कार्टोग्राफी, भारत का भूगोल, मानव भूगोल, राजनीतिक, नगरीय, ये ओब्लिक में दिए हैं। इसमें से जो आपने पढ़े हो उतने रख लो अपने मन में, बाकी को हटा दीजिए। ये तो मैंने ऑप्शंस दिए हैं कि ये का भी थोड़ा थोड़ा पुनरावलोकन किया है, मतलब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यानी वो सेकेंडरी क्वेश्चन के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने जियोमोर्फोलॉजी कह दिया सारे बन, तो फिर इसका मतलब जियोमोर्फोलॉजी पढ़ाओगे, बाकी पेपर कौन पढ़ाएगा कॉलेज में, वो आपको आते ही नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हो नहीं आते। नहीं, मैंने इनको पढ़ा ना थोड़ा थोड़ा, बाकी तो पढ़ के मैं पढ़ा लेंगे क्योंकि एमए में मैंने पढ़े हैं। यहाँ पर
जो साथी पीएचडी धारक हैं उनसे शोध परक प्रश्न भी संभावित हैं, और आपसे शोध के इस तरह के सवाल, जो पीएचडी होल्डर्स हैं वो ध्यान दें, आपसे इस तरह के सवाल आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं और उनके आपके जवाब आपके पास होने चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज, विषय ज्ञान की अगर हम बात करें, जिन्हें फिजिकल ज्योग्राफी पर अपनी पकड़ पर भरोसा है कि साहब फिजिकल ज्योग्राफी मेरी बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो चलिए मेरा पहला सवाल आपके साथ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर घनत्व में वृद्धि के कारण क्या है? ये सवाल आपसे अचानक पूछ लिया गया है, आपके पास इसके जवाब होने चाहिए। अब वहां हम सोचेंगे, आप तो कह रहे थे फिजिकल आपको आती है, आपने तो अपने आंसर में कहा था कि आपने ज्योमोर्फोलॉजी पर फोकस किया है, और आप तो पहले ही सवाल में पृथ्वी का आंतरिक संरचना का जवाब ही नहीं दे रहे हो भाई। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ ऑप्शन भी, मैं सारे प्रश्नों के ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस पर बात कर रहा था। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपके साथ रखे, हो सकता है आपने इन चारों को पढ़ा होगा। तो ये क्या चारों इसके उत्तर हो सकते हैं? आपसे पूछा था कारण क्या है, तो कारण एक से ज्यादा होंगे। मैं यहाँ एबीसीडी सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट एबीसीडी इसलिए कि 4 मैंने ऑप्शन आपके साथ 4 कारण बताए थे। आपके कारण आप हो सकता है इन चारों को उत्तर बता दें, हो सकता है किसी एक को आंसर सेलेक्ट कर लें, दिस इज अप टू यू। लेकिन अगर मुझसे अगर एज एक्सपर्ट पूछा जाएगा तो इसके 2 आंसर हैं इसके। पृथ्वी की आंतरिक भाग की ओर जाने पर चट्टानी जो परतों के घनत्व में जो वृद्धि हो रही है, उसमें एक कारण है ऊपरी परतों का दबाव। इसकी सीमित प्रभाव है इसका, ध्यान दीजिए। यहां आपसे एक सवाल और भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या बता सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जब जाते हैं तो चट्टानों की ऊपरी दबाव के कारण, ऊपरी परतों के दबाव के कारण जो घनत्व में वृद्धि है वो एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके लिए कोई साइंटिस्ट का नाम आता है, किसी साइंटिस्ट का नाम आता है जिसने कहा था कि किसी भी पदार्थ को एक सीमा तक ही दबाया जा सकता है और एक सीमा तक इसे विस्तृत किया जा सकता है। दबाव के कारण जो घनत्व में वृद्धि होती है वो एक सीमा तक होती है। आप पढ़ लीजिएगा उसका नाम, आपको पढ़ने को सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, तो दोस्तों आप किताब नहीं पढ़ोगे, फिर आप यही नोट करने लोगे। व्हाटएवर, आप नाम लिख लीजिए। लेकिन दूसरा, आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थों का जमाव है। ऊपर की परत कम घनत्व वाले पदार्थों से बनी है, सियाल, उसके नीचे सीमा, उससे ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ बैठे हैं, उसके नीचे निफे, उसके नीचे और घनत्व वाले पदार्थ बैठे हैं। इसलिए आंतरिक भाग की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही है। आपका जवाब बड़ा पिन पॉइंटेड होना चाहिए। मैंने आपको जवाब दिया है, जैसे ही कहा घनत्व में वृद्धि क्यों हो रही है, तो आपका फटाक से 2 आंसर, सर उसके 2 कारण है और आपने कारण बताए। इसका मतलब आप बड़ा सटीक आंसर दे रहे हैं। एक आपने इसको पढ़ा है, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा हुआ है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी से आपसे सवाल पूछा गया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, डिसकंटिन्यूटी का वास्तविक अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है उसका, डिसकंटिन्यूटी से आप क्या समझते हो। अब आप कहोगे गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है, वो इसके बीच में बैठी है, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपसे नाम नहीं पूछे, मैंने पूछा था डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है। आपसे जैसे ही सवाल पूछा गया, आपका जवाब इसमें ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने खोले। परतों के घनत्व में अंतर का क्षेत्र, विभिन्न परतों के बीच घनत्व में अचानक परिवर्तन वाला क्षेत्र, विभिन्न परतों के मिलन का क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों के मार्ग में अचानक दिशा परिवर्तन वाला क्षेत्र। अब आप इसमें से वापस एक आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और जो भी। लेकिन आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको इन कंटेंट के जो मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं उनके आंसर मिलते जाएंगे। और दोस्तों इसका आंसर ये वाले, विभिन्न परतों के बीच घनत्व में अचानक परिवर्तन वाला क्षेत्र है डिसकंटिन्यूटी। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता कहा गया, क्योंकि जो अब तक एक कंटिन्यूटी एक परत में चल रही थी घनत्व की वृद्धि में, वो अचानक वहां बदल गई, ठीक है। और दूसरा आंसर ये भी था, भूकंपीय तरंगों के मार्ग में उस डिसकंटिन्यूटी पर अचानक उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों जो हैं वो डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है। आंतरिक भाग में एक बड़ा, आपने सबने आर्थर होम्स को पढ़ा है। एक सवाल तो मैंने इनके साथ, सूरज जी के साथ भी शेयर किया था, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंतरिक भाग में क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ कुछ ही जगह पर बैठे हैं या बहुत सारी जगह पर बैठे हुए हैं? ओब्वियसली वो बहुत सारी जगह पर है, कुछ जगह पर नहीं है। तो कुछ जब आंतरिक पदार्थ जो भाग में जब रेडियोधर्मी पदार्थों के जवाब बहुत सारी जगह मौजूद हैं, तो संवानीय तरंगों का आविर्भाव केवल कुछ ही स्थानों पर क्यों होता है? उनके स्थान परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो कुछ ही स्थानों पर क्यों विकसित होती हैं? हमने पूरा संबंध तरंग सिद्धांत पढ़ा, लेकिन कहीं हम इसको पढ़ना भूल गए। उसमें लिखा है, हम केवल क्या कर रहे हैं, कुछ लिटरेचर हम केवल वो पढ़ते हैं जो मार्केट में फलाने जी की, अच्छा वो सर बहुत अच्छे हैं, उनकी किताब आई है। नहीं, आपको अच्छा लिटरेचर नहीं पढ़ा तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। मैंने इसको, क्योंकि आप जितनी मर्जी हिंदी किताबें ढूंढ लीजिए, जितनी मर्जी इंग्लिश किताबें ढूंढ लीजिए, आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बताया है। जब ताप प्रवणता का मान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो संवहनीय तरंगों का आविर्भाव, जिस स्थान पर रेडियोधर्मी पदार्थों से, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थों से जो ताप उत्सर्जन है, ऊष्मा का उत्सर्जन है, वो सतत प्रक्रिया है, वो होती रहती है। पृथ्वी के आंतरिक ताप भाग में ऊष्मा का संचय होता रहता है, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जब जाते हैं तो ताप वृद्धि भी हो रही है। लेकिन जब तापीय वृद्धि, ताप प्रवणता का मतलब वृद्धि की दर, प्रवणता शब्द का इस्तेमाल वहां होता है, आपने पढ़ा होगा। ताप प्रवणता, जब आपने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पढ़ रहे हो, आप शीतोष्ण चक्रवातों को पढ़ रहे हो, वह ताप प्रवणता बल, दाब प्रवणता बल, इनके नाम आए हैं। तो प्रवणता शब्द का मतलब है दर की दर। तो जब वो दर का परिवर्तन का मान यदि 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाए तो फिर वहां से संवहनीय तरंग है, यानी वो पदार्थ जो अंदर का भाग है वो मॉल्टन स्टेट में होकर वो तरंगों के रूप में ऊपर उठना, क्योंकि उसका तापीय प्रसार हो जाता है। प्रसार होगा तो वो ज्यादा जगह चीजों से ऊपर हल्का हो जाएगा और ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है। तो सम्मानीय तरंगें कुछ पर्टिकुलर, और वो क्या है, जैसे तरंग खत्म हुई उस स्थान का ऊष्मा संचय वाला पार्ट कमजोर पड़ गया, इसी बीच में तब तक दूसरे स्थान पर शुरू हो गई। तो वहां पर इनमें लाखों वर्ष लगते हैं। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक खत्म हुई और दूसरी आज ही शुरू हो जाती है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनमें, तब इस तरह की धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए पर्वत निर्माण काल में एक सवाल आपसे जुड़ा है, वो आएगा, उसका जवाब मैंने इसमें यहाँ पर दिया है आपको। ये आविर्भूता है। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा विकिरण एक सतत प्रक्रिया है, ये आपके इस प्रश्न का मैं फर्दर एलिबोरेशन बता रहा हूं। और परिणाम स्वरूप ताप वृद्धि भी एक सतत प्रक्रिया है। अतः जब भी ताप प्रवणता का मान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो संवहनीय धाराएं आरंभ हो जाती हैं। ये संवहनीय धाराओं के प्रश्न आपसे, आपने पूरा आर्थर होम्स पढ़ा है, आपको ये नहीं मिलेगा। एक और है कि आपने होम्स का सिद्धांत भी पढ़ा, जो मैंने इनके साथ भी बात की थी। आपसे सवाल ये किया जाएगा, अगर संवहनीय धाराएं नीचे जा रही हैं, उन स्थानों पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। बाय द वे आप पूरे थ्योरी को पढ़ना, जहां संवहनीय धाराओं का ये मिलन हो रहा है, जहां नीचे जा रही हैं, जिन्हें कहते हैं गिरते स्तंभ की संवहनीय धाराएं, उन स्थानों पर भूसन्नतियों का निर्माण हुआ, ऊपर के मलबे का धसाव हुआ, उनमें और मलबा चलता चला गया। उसके बाद उन्हीं स्थानों पर पर्वतों का निर्माण हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब संवहनीय धाराएं बंद हो जाती हैं, गिरते स्तंभ की धारा बंद और उठते स्तंभ की धारा छीण पड़ जाती हैं, तब पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो प्रश्न आपसे यह किया गया, होम्स के पूरे सिद्धांत को आप पढ़िए कि होम्स के संबंध तरंग सिद्धांत में पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि संबंध तरंगों की समाप्ति पश्चात क्यों होती है। आपने सबने पढ़ा होगा संबंध तरंग, और मैं उन फिजिकल ज्योग्राफी के जो भक्त हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप प्लीज कंटेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए। अभी समय है, अगर ये समय गुजर गया और कोई ऐसा रियली एक्सपर्ट आ गया फिजिकल का, तो आपको वहां पर वो पकड़ पकड़ के, कहते हैं ना, पकड़ पकड़ के मारेगा, तो वो पकड़ पकड़ के मारेगा आपको विषय के लिए। ये आपके कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इस बहाने जब विषय को पढ़ेंगे तो आपके साथ में कुछ चीजें, मैंने केवल फिजिकल की बात नहीं की है। कोबर, आपने कहा कोबर सब पर्वत निर्माण, कोबर और होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांतों में मूल विभेद क्या है। अब मुझे सिद्धांत मत बताइए, कोबर ने ये कहा, कोबर एक नहीं, यह मूल अंतर बताइए। मूल अंतर यह है, आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर भी बता देता हूं। कोबर संकुचनवादी थे। कोबर का जो सिद्धांत है वो पूरा कंट्रैक्शन, हालांकि कंट्रैक्शन थ्योरी जेफरेज उसकी जेफरेज की थी, और ये वाली जो थ्योरी थी, कोबर भी संकुचनवादी था। ये दो लोग संकुचन में विश्वास करते थे कि पृथ्वी की ऊपरी परत में संकुचन हो रहा है, ऊपरी परत में ठंडी हो रही है, इसलिए संकुचन की प्रक्रिया हो रही है। संकुचन की प्रक्रिया होने के कारण ऊपरी क्रस्ट में फटन हो गई, फटी, तो वहां पर कुछ गर्त और कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ। वो और दबाव पड़ा संकुचन के कारण, तो पर्वत ऊंचे उठते चले गए। इस कोबर के मत को पढ़ना। लेकिन कोबर संकुचनवादी थे और होम्स जो है वो तापीय प्रसार में विश्वास करते थे, इसलिए संबंधी धाराएं चली थी, क्योंकि वहां पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी आयतनीय प्रसार हुआ और इसलिए संबंध धाराओं की उत्पत्ति हुई। तो वो कोबर संकुचनवादी हैं और ये तापीय प्रसार में विश्वास करते हैं, प्रसारवादी थे, तापीय प्रसार में। ये दोनों के सिद्धांतों में मूल अंतर है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में शांतकाल क्यों आवश्यक है, आपने पूरा पर्वत निर्माण, मैं कुछ सवाल आपको सर जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं कि क्यों आते हैं, शांतकाल की क्या जरूरत है, आप सोचना है इस पे, और आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलेंगे। न मिले तो सूरज जी से जरूर इनसे बात कर लीजिएगा। कोबर और होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत किन पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करने में असफल रह गए। कुछ पर्वत ऐसे हैं जो ना तो कोबर समझा पाए उनकी उत्पत्ति और न होम्स समझा पाए। कोबर ने जो उनका मत है, वो जो तटीय पर्वतमालाएं जिन्हें रेंडकेटिन कहा गया, रेंडकेटिन की उत्पत्ति कोबर नहीं समझा सके। और इसी तरह
जो रेंट कैटेन की उत्पत्ति है वो होम्स भी नहीं समझा पाए। ठीक है, तो इसलिए दोनों में आप किन पर्वतों की, एक आपसे आपने बहुत कॉमन शब्द पढ़ा है। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि मीडियन मास क्या है, मैंने ये पूछ रहा हूं कि दृढ़पिंड यानी रिजिड मास और मीडियन मास में क्या डिफरेंस है, फिजिकल के प्रश्न है। आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। दो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, जब दृढ़ पिंडों में गति हुई तो दृढ़ पिंड कुछ और है, मध्य पिंड कुछ और है। मध्य पिंड क्या है फिर, अगर दृढ़ पिंड और मध्य पिंड में अंतर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अंतर सागरीय कटकों का निर्माण क्यों होता है? मैं फिजिकल की यात्रा करवा रहा हूं आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से। अंतर सागरीय कटकों का निर्माण क्यों होता है? भूकंपीय उत्पत्ति को समझाने के लिए जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को आधार लिया गया है उसका एवं सिद्धांत का नाम बताइए। वो कौन है जिनसे, एक सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ऑफ यंग, है ना? है एच, आप गलत पढ़ रहे हैं, मैंने यंग की बात भी की है, अब यंग को पढ़िए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। एच.एफ. रीड ने तो बताया कि जब चट्टानें लौटती हैं तो भूकंप आते हैं। बेसिकली प्रत्यास्था की बात की गई थी कि चट्टानें एक सीमा तक ही विस्तृत की जा सकती हैं और उसके बाद यदि ज्यादा विस्तार होगा तो वो टूट जाएंगे। ये यंग की थ्योरी थी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। यदि एक सीमा के बाहर यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ टूट जाता है, टूटेगा तो वापस अपनी उसमें अवस्था में लौट जाता है, ये यंग ने कहा था। ठीक है, एच.एफ. रीड की थ्योरी तो भूकंप की उत्पत्ति को समझा रही है। ही वाज नॉट दैट काइंड ऑफ साइंटिस्ट, जिनकी थ्योरी थी यंग की। वो एरी, और ये जस्ट आप नोट कर ले जाएं या फोटो ले लें। एरी द्वारा प्रतिपादित समस्थिति संबंधी मत में विभिन्न स्थल रूपों के बीच अवस्थित संतुलन अवस्था को समझाने के लिए जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को आधार लिया गया है, इसी तरह एरी ने भी एक सिद्धांत को आधार लिया। किसी का नाम उन्होंने यूज किया है, आपको पता है इसका नाम क्या है? हैं? किसी का नाम? आपने उत्प्लावकता का नियम पढ़ा है? बायन्स उनका नाम था, बायन्स लॉ। बायन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई वस्तु नाव तैरती क्यों है इस पर पूरी शोध उनकी थी और उस पर जिन्होंने काम किया। तो उत्प्लावकता का नियम एरी ने शब्द लिखा है कि उत्प्लावकता के नियमानुसार हिमालय अपनी ऊंचाई के 9 गुना गहराई में डूबा हुआ है, इसलिए वो स्थायित्व की अवस्था में है। उन्होंने लिखा है, वो उत्प्लावकता का नियम जो है वो फिजिक्स में आया था और उनका नाम था बायन्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप उत्प्लावकता का नियम की बात कर रहे हो, आपको उनका नाम पता है, वो कौन है? तो ऐसे, यस है, मे बी रॉन्ग। आर्किमिडीज का, यस, आर्किमिडीज का लॉ है वो, आर्किमिडीज का लॉ है, लॉ ऑफ बायन्स, है ना? लॉ ऑफ बायन्स, सॉरी, बायन्स का मतलब उत्प्लावकता थी, तैरना था। ये वाला जो नाम आया, इसके बाद में एरी और प्राट के समस्थिति मतों में मूल अंतर क्या है, इन दोनों में मूल डिफरेंस बताइए। आपसे थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, एरी की थ्योरी मत बताना, इसके प्राट की थ्योरी मत बताना, लेकिन ये बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एरी ने सभी स्थल रूपों को एक ही घनत्व के पदार्थों से बना बताया है, एरी ने। प्राट ने हर स्थल रूप को उसकी ऊंचाई के अनुरूप उसके घनत्व में व्युत्क्रमानुपात का संबंध बताया, और इसलिए वो दोनों के मूल में अंतर में स्थल रूपों की घनत्व में अंतर है। जो जितना ऊंचा होगा उतना ही वो कम घनत्व वाले पदार्थों से, कम घनत्व वाली चट्टानों से बना हुआ होगा। व्युत्क्रमानुपात का संबंध इन्होंने लिया है। यह यू आकार की घाटियों का निर्माण किस अपवर्तनकारी कारक से संबंधित है एवं इसकी विभिन्न जलवायु दशाओं में उपस्थिति क्या दर्शाती है? आपसे अगर यू आकार वैलीज, यू शेप वैलीज के बारे में पूछा गया है, यू शेप वैली अपने सदर्न इंडिया में जो घाट वाला जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी यू आकार की घाटियां हैं, वो क्या दर्शाती है? यू आकार की घाटी किससे संबंधित है? तो ये ग्लेशियल टोपोग्राफी से संबंधित है, हिमाच्छादन से संबंधित है, जहां कभी हिमकाल रहा होगा। तो अपने सदर्न इंडिया में भी हिमकाल के प्रमाण मिले हैं कि कभी ये हिमाच्छादित क्षेत्र रहा है, इसलिए वहां पर भी यू आकार की घाटियां बनी है। तो यू आकार की घाटियां मतलब हिमाच्छादन, हिमकाल, इन दो का संबंध है इसमें। वलन एवं भ्रंश में क्या अंतर है? आपसे बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि वलन और भ्रंश कई बार हम अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों के आंसर की डेफिनेशन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये वलन है और ये भ्रंश है। लास्ट में तापीय विलोमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी की जो लोग बात कर रहे होते हैं, अगर वो सोचें, उनसे अचानक पूछा गया कि तापीय विलोमता एवं तापीय विसंगति में अंतर बताइए, इसका सटीक आंसर देने के बजाय ज्यादातर लोग बहुत बड़ा बड़ा बोलते जाते हैं। तो आपको छोटा आंसर आपके पास इसका तैयार होना चाहिए कि इस तरह के सवाल आपसे अगर किए जाते हैं। एक आपसे सवाल किया गया है पवन और वायु राशि, आपने दोनों को पढ़ा है।
लेकिन आपने ये नहीं पूछ रहे वायु राशि क्या है या पवन क्या है, दोनों में डिफरेंस बताइए आप, क्योंकि इससे जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको दोनों को बहुत गहराई से पढ़ना होगा। आई एम श्योर इन दोनों को पढ़ते समय आपको बड़े अच्छे से मतलब वो चीजें समझ में आने लगेंगी जो आपने वायु राशि को कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए, एक प्रश्न आपसे ये किया गया है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे एब्रिविएशन नहीं पता। इस तरह का कोई एब्रिविएशन आपको दिया गया है और इसके पूछा है CPWS वायु राशि के गुण बताइए। अब आप गुण बताने लगे, सोच लीजिएगा प्लीज, थोड़ी देर, 5 मिनट, और जस्ट आई फिनिश इन 5 मिनट्स। आपसे पूछा गया है CPWS वायु राशि के गुण बताइए। आपने वायु राशि को पूरा पढ़ लिया, आपने कहा पहला अक्षर C मतलब कॉन्टिनेंट के लिए आता है, महाद्वीपीय है, पोलर है यानी ध्रुवीय महाद्वीपीय है ये, ठीक है। ये वार्म वायु राशि है, गर्म वायु राशि है, और ये S फॉर स्टेबल आया हुआ है, स्टेबल। अब आपने कहा सर ये महाद्वीपीय प्रदेश में वो ध्रुवीय प्रदेश में महाद्वीपीय वायु राशि है जो गर्म वायु राशि है, और ये स्थिर वायु राशि है। आपको पता है कि ये CPWS कोई वायु राशि है ही नहीं। जो वायु राशियों के कॉम्बिनेशंस बताए गए थे उसमें लास्ट में कहा गया था कि इसमें से कुछ वायु राशियां अस्तित्व में ही नहीं, क्योंकि पोलर क्षेत्र में महाद्वीपों पर गर्म वायु राशि कहां से आ जाएगी? आपने गौर नहीं किया। तो आपको थोड़ा सा वायु राशियों के एब्रिविएशन, इसी तरह जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस हैं उनमें कुछ एब्रिविएशंस दिए गए हैं, उन एब्रिविएशंस को, कुछ इंपॉर्टेंट को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में जो आए हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी में कोई विभेद बताइए। आपसे दोनों चक्रवात आते हैं, आपको दोनों में डिफरेंस पूछ लिया आपसे कि ये जो ओरिजिन होते हैं उनका अंतर आप बता दीजिए केवल। अब हम पूरे कहानी पढ़ें, केवल इतना सा ध्यान रखिए, दो तापीय विषम, तापीय भिन्न जलवायु वायु राशियों के मिलने से शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो दोनों गर्म वायु राशि होती हैं, लेकिन एक शुष्क होती है और एक आर्द्र होती है। जो कॉन्टिनेंटल है वो तटीय प्रदेश में बनते हैं, ये कॉन्टिनेंटल है वो ड्राई होगी या रिलेटिवली लेस ह्यूमिड होगी, और जो ओशन पर गर्म होगी वो ह्यूमिड होगी। जब दोनों का मिलन होगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। आपसे इतना सा अंतर पूछा है, आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात की परिभाषा मत बताइए ज्यादा, ठीक है। डिफरेंस इसमें 3 अंतर हैं, आप 3 कर सकते हैं। लास्ट में आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, कोई जवाब देगा इसका? आप सबने पढ़ा है। अच्छा, 3 के पक्ष में कितने लोग हैं? आर्द्रता के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यस 3, बहुत सारे लोग। 4 के पक्ष में? अच्छा चलो, मैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये 2 प्रश्न हो सकता है कभी क्लियर ना हो अगर नहीं बताए गए तो। आर्द्रता का कोई प्रकार नहीं होता है, आर्द्रता का कोई प्रकार नहीं होता। 4 जो है वो आर्द्रता प्रदर्शन की विधियां होती हैं। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ये आ जाए कि आर्द्रता के कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर या मैडम जो भी हैं, आर्द्रता का प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि आर्द्रता का अभिप्राय वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से है। जलवाष्प का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन इसको जो प्रदर्शित करने की विधियां हैं वो 4 प्रकार की बताई गई हैं। तो आप बता सकते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, मिश्रण अनुपात और विशिष्ट आर्द्रता। मिश्रण अनुपात भी होता है। तो 4 प्रकार के जो हैं वो विधियां हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और जो आपको कंफ्यूज करता है वो है मापक कितने प्रकार के होते हैं। तो वापस हम मापक पर दौड़ते हैं। मित्रों, मापक का कोई प्रकार नहीं होता, वो भी मापक प्रदर्शन की विधियां हैं। रेखिक मापक और जितने भी कथनात्मक मापक, ये सब जो भी है वो विधियां हैं। चलिए, मैं इस पे जिन्हें कार्टोग्राफी पर भरोसा है उनके लिए मैं मापक कितने प्रकार, मापक की शुद्धता के स्तर से अगर ये सवाल आपसे कर दिया जाए, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मापक की शुद्धता का स्तर मापक से कैसे पता चलता है। जो कोई स्केल जितना मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, जितना 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्केल होता है, वो 1 सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं। इसका मतलब वो स्केल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर करेगा। अगर आप उसमें 0.05 मेजर करना चाहोगे तो आप अंदाज से जा रहे हो, उसमें कोई मान नहीं। तो मापक देखकर मापक की शुद्धता का स्तर पता चलता है कि किस लेवल की एक्यूरेसी मेजर कर सकता है, ठीक है। जैसे आधा किलो का एक वो बर्तन है दूध का, अब आपको आप उसके 250 ग्राम दे दो। अब आधा किलो से आप अंदाज से ही 250 ग्राम करते हो, 250 ग्राम उससे नाप नहीं सकते आप एग्जैक्टली। मतलब सेम विद द स्केल ऑल्सो, वो भी एक मापक है, ये भी एक मापक है। भूगोल में द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है, आपसे अगर ये पूछा जाता है तो आप उसका आंसर करें।
लाइन ग्राफ एक कार्टोग्राफी में एक बड़ा प्रश्न है, आपने सारे ग्राफ पढ़े हैं, आपने बनाए हैं, प्रश्न केवल इतना सा किया गया था लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में अंतर क्या है, इन दोनों में किस तरह के आंकड़ों का प्रदर्शन हेतु प्रयोग किया जाता है, इनके उदाहरण दें। एक कक्षा में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ प्रयुक्त होगा, आपसे सवाल किया है? कोई बता रहे? एक स्टूडेंट्स की 6 दिन की अटेंडेंस दिखानी है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, इनमें 6 दिन के कितने कितने स्टूडेंट उपस्थित रहे, इसके लिए कौन सा ग्राफ बनाया जा सकता है, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ? इतना सब पूछा आपसे। लाइन ग्राफ क्यों नहीं? कोई कारण तो बताइए। नहीं बेटा, 6 दिन के लिए भी अगर कोई ऐसी नेचर हो तो 6 दिन का अगर टेम्परेचर ग्राफ बनाना हो तो बन जाएगा। 6 दिन के लिए टेम्परेचर के लिए यदि ग्राफ बनाना हो तो बन जाएगा, लेकिन बरसात के लिए बनाना हो तो लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। कारण क्या है? कारण पूछा है आपसे। कारण यह है, आप ध्यान दीजिए, लाइन ग्राफ का उपयोग केवल वही होता है जहां सतत प्रकृति की नेचर होती है डाटा की। सतत प्रकृति, क्या आपके स्टूडेंट 24 घंटे स्कूल में थे? अगर उस लाइन ग्राफ में किसी ऐसे एक्स एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया जाए जो शाम को 7 बजे की एक्सिस बता रहा हो और उस पर लाइन डाली जाएगी, तो लाइन ग्राफ में तो कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, पता चलेगा कि 7 बजे बच्चे बैठे जो कि बच्चे थे ही नहीं। इसलिए वहां पर बार ग्राफ बनाया जाता है। और लाइन ग्राफ के लिए जो स्थिति है, इसमें किसी स्थान का दैनिक वास्तविक में आपको बता देता हूं। ध्यान दें कि लाइन ग्राफ सतत प्रकृति के आंकड़ों का प्रदर्शन करता है, जबकि बार ग्राफ खंडित प्रकृति के आंकड़ों का प्रदर्शन करता है। यह आपके पास आंसर होना चाहिए। स्टूडेंट की अटेंडेंस खंडित है, वो सतत नहीं है, 24 घंटे वाली नहीं है। टेम्परेचर सतत है, इसलिए टेम्परेचर के प्रदर्शन के लिए बार ग्राफ नहीं बन सकता, वहां लाइन ग्राफ बनेगा और इसमें बार ग्राफ का यूज होगा। वर्तमान में ये कुछ सवाल इस तरह की, जैसे वेबर की थ्योरी को इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए, मैकेंडर की थ्योरी को इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए। यहां पे कुछ सवाल आपसे इस तरह के हो सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 में उच्च शिक्षा के लिए की गई बजट घोषणाओं के बारे में बताइए। कोई ऐसी बजट घोषणा जो अभी 2025 के बजट में हुई हो। अब आपने मेहनत बजट नहीं पढ़ा था, आप उच्च शिक्षा में जा रहे हो और आपको बजट का पता नहीं। मैंने सजगता की बात की थी वहां पर, सजगता, हाउ अवेयर यू आर, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। राइजिंग राजस्थान के बारे में बताइए। अभी राइजिंग राजस्थान इवेंट होकर चुकी है, क्या है वो राइजिंग राजस्थान वगैरह वगैरह। इस तरह की कुछ सामान्य बातें हो सकती है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग के कुछ प्रयास, ये प्रोग्राम जो भी सूरज जी कह रहे थे, वो ये प्रोग्राम कुछ हमने हायर एजुकेशन में इनिशिएट किए थे, जो इनोवेटिव प्रोग्राम थे। किसी स्टेट ने पहली बार ऐसा किया, इसलिए हम कुछ प्रोग्राम कर पाए। इसमें मैं लास्ट में अपनी बात कह के यहाँ समाप्त करूंगा। बेशक आसमान आपका है, जमकर उड़ान भरिए, मगर उड़ने के लिए हवाओं का रुख भी ध्यान रखिए। हवाओं का रुख ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। इंटरव्यू की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। आप जरूर ध्यान रखिए कि आपके सामने एक एक्सपर्ट बोर्ड बैठा है, कोई नौसिखिए नहीं है जिनको आप गुमराह कर रहे हैं आंसर से। रास्ते कठिन ना सही, मगर इतने आसान भी नहीं है। खुद को बुलंद कीजिए और तकदीर पर गुमान कीजिए। आपकी किस्मत जिस दिन होगी वो आपको लेकर आ जाएगी। धन्यवाद आप सबको।